क्या हो गया? स्टार्ट करें? लाइक अभी तो क्लास स्टार्ट ही हो रही है, अभी तो फर्स्ट क्लास ही है ना। फैटिक फील तो नहीं हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है थक गए हो? है? बहुत सारे जो हैं, जब क्लास में एंटर करते हैं तो वेट करते हैं कब सिट डाउन बोलेंगे। कुछ तो देख रहे होते हैं, नहीं देख रहे हो तो क्या उठना है। इतने लेजी। अरे मेरे रेस्पेक्ट या मेरे लिए नहीं खड़ा होना है। क्लास जब स्टार्ट होती है तब क्यों खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं? सो उसको तो रेस्पेक्ट के साथ जोड़ा गया है ताकि आप रेस्पेक्ट के नाम पे खड़े हो जाओ। बट पर्पज वो नहीं है। पर्पज ये है कि आप खड़े होगे तो अगर आपको थोड़ा बहुत नींद का कुछ लग रहा है, आप अवेयर नहीं हो, तो आपकी अवेयरनेस वापस आ जाए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या खड़ा होना, इतना जबरदस्ती क्यों आना इधर है? अपने इस बॉडी को, अपना जो शरीर है, इसको इतनी तकलीफ नहीं देनी है? ज्यादा तकलीफ देने पे फिर ये प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए अगर इतनी तकलीफ है तो इसको लेके ही आना यहाँ पे। समझ रहे? सो अपने आप को एक्टिव रखा करो और अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो। आप लोग के दिन की शुरुआत यही है। पूरे दिन भर तो आप लोग ने जो भी पढ़ाई करी है घर पे ही थे, बाहर नहीं निकले थे, अभी बाहर निकले हो, अभी शुरुआत का आपका काम यही है अभी। और उसमें भी इतना लेजीनेस, तो फिर 2 घंटे निकालना मतलब 2 महीने जितना लगेगा फिर। जब इंटरेस्ट आता है ना किसी चीज में, तो फिर वो 2 घंटे कैसे निकलते पता नहीं चलता है। होता है। पिताजी का फोन आता है और पिताजी पढ़ाई के लिए पूछते हैं कैसी चल रही है, ये नहीं किया, ऐसे क्या, नंबर कम क्यों आए ऐसे, तो आप 2 मिनट बात करते हो तो ऐसा लगता है कब फोन काटेंगे। इतना कौन काटता है? 2 मिनट भी आपको 20 घंटे 2 घंटे जितने लगते हैं। और वही 4 घंटे हो गए बातें करते हुए, और बताओ 4 घंटे बाद भी हाँ और बताओ। और कहा बताए अब? फिर भी लग रहा है अभी तो सिर्फ 4 मिनट हुए हैं बात करते हुए, और थोड़ा और। पता है, जब रिलेशनशिप में कोई होता है ना, रिलेशनशिप 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वैलिड, जो अपने सोशल लाइफ जो होती है, सोशियोलॉजी जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें पढ़ेंगे मैरिज। तो मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो वहां पे तो सेम होता है, वहां पे 2 घंटे पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो 2 मिनट 2 घंटे लगता है। लेकिन जब वो रिलेशनशिप मैरिज होने से पहले वाला होता है ना, तब उल्टा हो जाता है। तब लगता है अभी तो 2 मिनट ही हुए हैं, अभी इतना जल्दी फोन रख रहे हैं। सो क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? दिस इज गेम ऑफ इंटरेस्ट ओनली। यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्सन और इन दैट टॉपिक और इन दैट थिंग। इसलिए आपको मजा आ रहा है और इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा टाइम कब निकला। पार्क में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, शाम हो गई, पता ही नहीं चला आज तो। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप पे क्या था, उसमें इंटरेस्ट था। और अगर आप इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट यहाँ डेवलप करोगे, जो रिलेशनशिप किताबों के साथ बना दोगे कि यही बॉयफ्रेंड और यही गर्लफ्रेंड और यही इंटरेस्ट हमारा इन किताबों के साथ आज से, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि 6 महीने कैसे निकले और कब नर्सिंग ऑफिसर बन गए। बट वो क्या लाना पड़ेगा? यू आर मैच्योर पर्सन, यू आर मेडिकल पर्सन। जब हम जो सब्जेक्ट लाइक आप साइकेट्रिक पढ़ोगे तो वहां पे देयर इज अ टॉपिक व्हिच इज सेक्सुअल डिसऑर्डर, एंड इन आवर मेडिकल साइंस वी आर डिस्कसिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज नॉट द टॉपिक जहां पे आपको एम्बेरसमेंट फील हो या ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट माइंड में, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे मेडिकल साइंस में। तो ये इट्स टॉपिक जिस पे बात करनी चाहिए और आपको इन चीजों को कनेक्ट करके अपना इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए कि हाँ मैं उस इंटरेस्ट को किताबों में डाल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। 6 महीने 1 साल किया, इंटरेस्ट लाए, और फिर उसके बाद बस मजे 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 मजे। पता है? नहीं पता? जो नहीं आए ना उनको नहीं पता है, तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए। बचपन में जब अभी थोड़ा आप लोग कम हो तो बात कर सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस है, ज्यादा हो तो फिर पता नहीं चलता मुझे भी। तो बचपन में क्या, जब बच्चा बॉर्न होता है घर में और जब वो पढ़ने जाता है, जब वो 5th क्लास तक पहुंचता है तब तक तो ठीक है, तब तक तो उसके भी मजे ही होते हैं, उसको भी कुछ नहीं। बट जब वो 5th से बाद में आगे जाता है तो फिर पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा ये करेगा तो साइकिल लाएंगे, 5th क्लास में टॉप आए तो साइकिल लेके आएंगे। 5th क्लास से तो साइकिल ला सकते हैं, फिर 8th में टॉप करेगा तो थोड़ी बड़ी साइकिल लाएंगे, 3 पहिए 4 पहिए को हटा के 2 पहिए वाली लाएंगे। 5th तक तो 4 पहिए होते हैं, 2 एक्स्ट्रा एडिशनल गिरे नहीं उसके लिए। फिर जब 10th क्लास में आया तो बोला बस बेटा ये तू इस बार टॉप कर ले, मेरिट में आ जा, फिर देख जिंदगी में कितने मजे हैं। तो बेटा सोचा अच्छा टॉप करने से मजे हैं, तो फिर ठीक है, उसने बहुत पढ़ाई करी और क्या कर लिया, टॉप कर लिया, मेरिट में आ गया, फर्स्ट रैंक आ गया। बोला पिताजी आ गया, लो बताओ अब। बोला बस बेटा टॉप कर लिया तूने, तो अब 11th और 11th के बाद 12th बोर्ड आएगा, उसमें एक बार और करना है। जैसे ही तू टॉप करेगा फिर क्या हो जाएगी जिंदगी, फुल शान के साथ मजे से जिएंगे। तो बोला ठीक है 2 साल और मेहनत करता हूँ, आप बोल रहे हो। किया, 12th क्लास पास करी, टॉप कर लिया। बोला पिताजी टॉप कर लिया, बताओ कर लिया, हाँ बेटा ठीक है, तो अब क्या करना है? तो बोला बस 4 साल नर्सिंग कर ले, और जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट होगी क्या बन जाएगा, मजे मजे फिर देख। बोला अच्छा 4 साल और? बोला ठीक है। करा भाई, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए 4 साल नर्सिंग करी, 4th ईयर हो गया, पास आउट हो गया। बोला पिताजी हाँ जी हो गई नर्सिंग, बताओ कहाँ मेरी जिंदगी के मजे कहाँ है? बोला बस 6 महीने की क्या कर ले, ये इधर जिंक है जोधपुर में, वहां जाके कोचिंग कर और फिर बनेगा तो नर्सिंग ऑफिसर, और फिर क्या होगा? अच्छा ठीक है, आ गया इधर, 6 महीने और कर ली, नर्सिंग ऑफिसर बन गया, टॉप पे फोटो लगा दिया, और बाद में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद घर पहुंचा तो पिताजी ने लड़की देख रखी है। पिताजी बोले बेटा बस अब एक ही ख्वाहिश बची हमारी, तो कि तू शादी कर ले और हमारे हाथ में हमारे पोता पोती खेले, बस वही चाहिए। तो बेटा बोला अच्छा ठीक है, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे 5th क्लास में जाने लगे। फिर उसको समझ में आया, जब वो बच्चे को बोल रहा था बेटा बस 8th पास कर ले, फिर तेरी जिंदगी में मजे ही मजे हैं। तो ये साइकिल क्या है, ऐसे ही चलेगी। पिताजी आपको ना, आप आगे वालों को, आगे वाले को ट्रांसफर करेंगे, और मजे जो है वो कभी खत्म होने वाले नहीं है ना कभी आने वाले। तो समझ गए आप? सच क्या है, बस की पढ़ाई करनी पड़ेगी और नर्सिंग ऑफिसर बनना पड़ेगा, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हो आप लोग। तो बस थोड़े दिन और, कुछ दिन की बात है। नॉर्थ सेट अप्रैल में है, अप्रैल वाली जो एलिजिबल नहीं है वो नॉर्थ सेट सितंबर में है।
वो देंगे और आप नर्सिंग ऑफिसर बन के अपने सपने पूरे करोगे। यस, चलिए आगे मूव करें। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर, ओटी। तो मैं कल बात कर रहा था ओटी के बारे में कि ओटी जो है सबसे बेस्ट एरिया है हॉस्पिटल का, जहाँ पे सबसे बेस्ट थिंग्स होती है। ना इन्फेक्शन होने के चांसेस, ना कोई फालतू की चिक चिक, कुछ नहीं होता है। हम ही राजा, हम ही प्रजा, सब हम ही होते हैं और कोई नहीं होता है। तो आप भी कभी मौका मिले तो जरूर ओटी को चूज करें, नहीं तो आपकी अपनी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। ऑपरेशन थिएटर, ओटी की बात करें तो नेम जो लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेटिंग थिएटर। सो ऑपरेशन तो आप जानते हो, ऑपरेशन मींस, ऑपरेशन मींस सर्जिकल, वेरी गुड। लाइक एक आर्मी टीम ऑपरेशन पे जा रही है तो सर्जरी करने जा रही है, जाती है ना टीम, आर्मी टीम जो है ऑपरेशन में जा रही है, ऑपरेशन नाम रखते हैं ना, इस टीम का ये ऑपरेशन होगा, तो मतलब उसका क्या सर्जरी करेंगे वहां जाके, है बुला के उधर सामने वालों को बुलाएगा, ऑपरेशन करते हैं आपका, आप हमारा करो, है ऑपरेशन। ऑपरेशन मींस लाइक इट्स अ प्रोसेस और इट्स अ मिशन, कुछ करने वाले हैं आप, दैट इज ऑपरेशन। और उसको करने के लिए हमारे पास एक एरिया है जिसका नाम है थिएटर। थिएटर वर्ड तो इज वेरी कॉमन वर्ड, लाइक आप एमपी थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, थिएटर जाते हैं, मूवी वही चलती है थिएटर में। तो हमारे पास भी है ये थिएटर जिसका नाम है ऑपरेशन थिएटर। क्या लिख रहे हैं ये सर, एक कंफ्यूजन है, साइन ऑफ कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, डायलेशन ऑफ पिपिल और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल, वेरी गुड। सो बेसिकली कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट होने से ना तो पिपिल डायलेट होगा और ना ही पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। पिपिल कब डायलेट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जब ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन में इंपैक्ट पड़ेगा, तब पिपिल का क्या होगा, डायलेशन या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन जो हम बात करते हैं। तो जो पिपिल है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है आफ्टर ब्रेन इंजरी, ब्रेन को इंजरी होने के बाद पिपिल डायलेट हो जाता है। जो डेथ के बाद हम बात करते हैं, या हम बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव पिपिल हो जाते हैं, तो वो होगा जब ब्रेन डेथ हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट में नॉर्मली अर्ली स्टेज में नहीं आता है, जिस जैसे न्यूरल डैमेज होना स्टार्ट होगा पिपिल डायलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, तो हम थिएटर की बात करते हैं तो ओल्ड टाइम में क्या था कि वैसे थिएटर का मतलब हो गया कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पर्सन सिट करते हैं और सामने कुछ चल रहा है या कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है उसको देखते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, थिएटर। और पुराने टाइम में जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स थे वो भी कुछ इसी तरह के थे, जहाँ पे पेशेंट का सर्जरी जो है सर्जन करता है और जो सामने वाले जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स और जो भी अदर स्पेक्टेटर्स सारे बैठते थे और देखते थे उसको, इसलिए उसका नाम क्या रखा, ऑपरेटिंग थिएटर। बट दैट कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आप थिएटर बना के ऑपरेशन रूम को जो है स्टाइल नहीं बना सकते। लाइक अगर मैं आप सबको थिएटर में बिठा के सर्जरी करेंगे तो क्या वो स्टैबिलिटी मेंटेन हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल, स्टैबिलिटी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था लेकिन अब नाम तो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल हमने बहुत सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, लाइक आजकल जैसे अभी ये कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो लोग पता नहीं कहाँ देख रहे हैं मुझे, लाइक देख पा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट ओटी में होता है, ओटी में भी कैमरा लगा दिया, उस कैमरे से आप ऑल वर्ल्ड वाइड कहीं भी दिखा सकते हो सर्जरीज, तो ओटी में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लोगों को, और स्टैबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑपरेशन थिएटर। एंड ऑपरेटिंग थिएटर इज अ facility within a hospital where surgical operations are carried out in a aseptic environment. ऑपरेशन थिएटर क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपको क्या ध्यान रखना है, इट्स ए aseptic environment. aseptic environment मींस जहाँ पे फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन नहीं है, सेप्सिस नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट कौन सा होता है, ओटी होता है, जहाँ पे हम ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकली द टर्म ऑपरेटिंग थिएटर रेफर टू ए नॉन स्टाइल, मैंने बोला नॉन स्टाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ओल्ड टाइम में इसको स्टाइल मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लोग वहां बैठते थे। टायर्ड थिएटर, टायर्ड थिएटर का मतलब जिसमें चेयर्स लगी होती है और लोग बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं टायर्ड, अलग अलग से बने होते हैं ना, पुराने क्लासरूम होता है ना ऐसे, इसमें ऊपर से बढ़ता जाता है वो वाला। और एम्पी थिएटर इन विच स्टूडेंट्स एंड अदर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच सर्जन्स परफॉर्म सर्जरी। अगर हम आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर कुछ ऐसा दिखता है आपको, इट इज करंट, आज के टाइम का ऑपरेशन थिएटर जो आपको मिलेगा। दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन थिएटर इज नॉन एज मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। सो जो आजकल जो हम OTs की बात करते हैं वो ऑपरेशन थिएटर कुछ ऐसे होते हैं, और इनमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। कल टेस्ट पेपर होगा, यस, और कल बहुत सारों को जाना भी होगा, आई थिंक कल जाना है एग्जाम देने, आज तो नहीं जाने वाले हो, आज भी जाने वाले हो, कब, रात को या इस क्लास के बाद, नाइट में है, और कल भी जाना है। तो कल टेस्ट पेपर होगा फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में, और उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ टॉपिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसके साथ में जो हमारे दो ट्यूब टॉपिक थे ट्यूब के, ईटी ट्यूब एंड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। और सर ने क्या पढ़ाया है, सर की एक ही क्लास हुई है, तो फिर छोड़ दे है, सर अभी अवेलेबल है नहीं, सर घर पे है, रेस्ट कर रहे हैं, सर जो है बीमार हो गए हैं, तो इसलिए जो हमने टॉपिक दिए हैं, और आज अली सर लेंगे आज एक और क्लास, तो उसमें जो भी पढ़ाएंगे और पहले जो भी पढ़ाया उन्होंने वो पढ़ के आएंगे। और ईटी ट्यूब के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, टीटी ट्यूब के बाद, अरे सक्शन तो उसी का टॉपिक है, वो अलग नहीं है, सक्शन के तो 10 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, बिग एंड मास्क वेंटिलेशन, ओके। तो आप पढ़ के आएंगे कल, दो ही टॉपिक पढ़ो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, आप अच्छे नंबर लाओ, बस हम ये चाहते हैं, है? बस दो टॉपिक तो पढ़ लोगे कम से कम। टॉपिक कम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा एमसीक्यूज मिल सके इन टॉपिक के, क्योंकि आपके पास आपकी बुक्स के अंदर इन टॉपिक के एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जो भी एमसीक्यूज सर देंगे, सर कितने 20 या 30 एमसीक्यूज देंगे अली सर, बाकी जो बचे 70 एमसीक्यूज वो फिर मैं इन दोनों टॉपिक के आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग नहीं देना है, हाँ पढ़ के आए, तो ये हो गया। सो मॉडर्न अगर हम बात करें आज के टाइम की मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर की,
तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। पूरा ओटी को फिजिकल सेटअप जो होता है इसका पूरा डिटेल हम बात करेंगे। तो ये तो था अभी वाला जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। और अगर हम ओल्ड वाला पिक्चर देखें यहाँ पे, जो ओल्ड ऑपरेशन थिएटर होता था, दैट विल बी लुक लाइक दिस। कुछ ऐसा ऑपरेशन थिएटर होता था। सो दिस इज द टेबल, ये बैठने के लिए, और इधर सर्जन सर्जरी करेगा। तो यहाँ पे स्टेरिलिटी को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं था। लाइक जब इसमें सारे बैठ जाएंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो अब इसको स्टेराइल कैसे बनाएं? लोग अपने घर के कपड़ों में आ गए हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है जो हमारा आजकल मॉड्यूलर रूटीन में होता है, तो इसमें स्टेरिलिटी को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं था। सो ये है कौन सी टाइप का? ओल्ड टाइप का ऑपरेशन थिएटर। चले आगे। देन नेक्स्ट इज द लेआउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर। लेआउट की बात करें तो ओटी को जो है हम बेसिकली 3 जोन के अंदर डिवाइड करते हैं। 3 जोन। सो दिस इज द एरिया फॉर ऑपरेशन थिएटर। क्या होता है देखिए यहाँ पे, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दिस इज द फर्स्ट एरिया जहां पे आप एंट्री करते हैं, एंट्रेंस। यहां से आप क्या करोगे? एंट्री दोनों साइड से आप जिधर से भी आ रहे हो एंट्री करेंगे। उसके साथ में अदर वर्ड में अगर हम बात करें तो दिस इज आल्सो नोन एज वेटिंग जोन, वेटिंग एरिया। ये क्या है आपका? वेटिंग एरिया, जहां पे पेशेंट के जो रिलेटिव है वो क्या करेंगे? वेटिंग एरिया। सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओटी, बट ऑब्वियसली आउटसाइड द ओटी आपको देखने को मिलेगा। वेटिंग एरिया होता है, फिल्मों में दिखाता है बल्ब लगा रहता है, उसके बाहर जो बैठे रहते हैं वो बल्ब जलता है बंद होता है, वो बाहर बैठने वाला एरिया वेटिंग एरिया। देन यहाँ से आपका फर्स्ट एंट्रेंस जिसमें आप एंटर करेंगे। जब हम इस एरिया में पहुंचेंगे तो आप लाइक मैं ओटीस में जाता हूँ, यहाँ भी आया हूँ, सुबह गया, तो इन्हीं कपड़ों में गया था और इन्हीं में वापस आया हूँ। जैसे ओटी में एंटर करूंगा तो इन्हीं कपड़ों के घर से तो स्क्रब पहन के नहीं आ सकते, क्योंकि वो फिर क्लीन अनस्टाइल हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे अपने घर के क्लॉथ्स में और इस एरिया में पहुंचेंगे। सो इस एरिया में सबसे पहले जो पहुंचेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होता है चेंजिंग रूम। अलग अलग डॉक्टर्स का, नर्सेस का, मेल फीमेल सबके लिए अलग चेंजिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं। सो उन चेंजिंग रूम के अंदर आप सीधा जाएंगे और अपना जो घर का क्लॉथिंग से उनको निकाल के अपना जो स्क्रब है वो वहाँ पे क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। तो दिस इज वन एरिया जो इस पे प्रेजेंट होता है। उसके साथ में जो पेशेंट के बेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री ऑप, तो प्री ऑप भी क्या होता है आपका? इसी एरिया में होगा, क्योंकि पेशेंट का जो बेड होता है वार्ड वाला बेड, उसको हम ओटी में नहीं ले जा सकते क्योंकि वो स्टाइल या इन्फेक्टेड हो सकता है, स्टाइल नहीं है। तो उसको ओटी में ले जाएंगे तो वो भी कहाँ रहेगा आपका? प्री ऑप में। यहीं पे हम पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे, इनके बेड से हमारे बेड के ऊपर ट्रांसफर लेंगे। उसके अलावा जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, जो भी इंचार्ज होते हैं, उनके रूम जो होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? इंचार्ज है या और किसी डॉक्टर्स का कोई रूम है जो भी है, जो है, तो उनके रूम भी कहाँ होंगे? प्री ऑपरेटिव एरियाज में आपको मिलेंगे। अब आपने यहाँ पे चेंज कर लिया। सो ये जो जोन था या जो एरिया था इसको हम बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने घर के कपड़ों में कैसे भी आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पेशेंट का रिलेटिव भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, कुछ भी इसमें स्टडी या वो आपका स्क्रब की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? अनरेस्ट्रिक्टेड। नाउ चेंज करने में यहाँ से आप एंटर करेंगे इस एरिया में। सो ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन। सेमी रेस्ट्रिक्टेड में क्या है कि देयर इज अ लिटिल बिट रेस्ट्रिक्शन। दो कंडीशंस होगी। पहला कंडीशन, आप अपने घर के कपड़ों में इस एरिया में नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो पहला ऑप्शन तो है कि आप क्या करें? चेंज करके इसमें आ जाए। अगर आपको चेंज नहीं करना है, इफ यू नॉट वांट टू चेंज, देन आपके जो क्लॉथिंग से इनके ऊपर आप गाउन पहन के आइए। तो दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर यू कैन चेंज द ड्रेस और आइदर यू कैन wear the gown or your home dress और उसके बाद इसमें आ सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो होता है वो होता है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, या जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑप एरिया, पीएसीयू, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, जहाँ पे पेशेंट जो पोस्ट ऑप सर्जरी के बाद आएगा, जिसको हम बना तैयार रखेंगे रिकवरी रूम या पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, तो वो यहाँ पे होगा। साथ में एक और रूम होता है, इसको हम बोलते हैं रेस्ट रूम। रेस्ट रूम का मतलब वॉशरूम नहीं, वॉशरूम तो सारे इधर ही होते हैं प्री-ऑप में, वॉशरूम सारे प्री-ऑप में। रेस्ट रूम मतलब इसमें सोफे लगे होते हैं, खाने के लिए वो मशीन लगी होती है, इसमें पैसे डालो कुछ निकल जाता है, कॉफी की मशीन लगी होती है, पैसे डालते ही कॉफी आ जाती है, वो वाला रूम वो होता है ओटी में हर एक हॉस्पिटल में। और आप वहां जाके चाय कॉफी लेके बैठ के क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। अगर थोड़ी देर रेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किस लिए होते हैं? 6 घंटे की ड्यूटी करनी है आपको, तो 6 घंटे की ड्यूटी मतलब नो रेस्ट। ड्यूटी हावर्स में रेस्ट की अगर हम बात करें तो जब आप शिफ्ट ड्यूटी करते हैं तो रेस्ट नहीं होता है। जब हम जनरल शिफ्ट करते हैं, लाइक जो 9 to 5 शिफ्ट होती है या फिर 7:30 to 3:30 होती है, तो वहां पे आपको 1 आवर का ब्रेक मिलता है बीच में, लंच ब्रेक। हमारे पास तो टोटल घंटे कितने? 6 घंटे। उसमें आप रेस्ट रूम में जाके बैठ जाओगे 1 घंटा, फिर पीछे क्या बचा है? तो इसलिए वो रेस्ट रूम डॉक्टर्स के लिए जो पूरे सुबह से शाम तक स्क्रब रहते हैं, हम तो 6 घंटे में भी 4 घंटे स्क्रब लेके वापस आ जाएंगे। वो सुबह स्टार्ट होता है और रात को खत्म होता है, तो रात तक वो एक ही सर्जन सर्जरी कर रहा होता है, तो फिर वो बीच में क्या कर सकते हैं? रेस्ट कर सकते हैं। तो वो होता है। उसके अलावा वन एरिया इज दैट नॉन एज सीएसएसडी। सीएसएसडी इज द सेंट्रल सप्लाई एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट, सॉरी स्टाइल, सेंट्रल स्टाइल स्टोरेज, सेंट्रल सप्लाई एंड स्टोरेज, सॉरी फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, स्टाइल सप्लाई नहीं है, सेंट्रल स्टाइल एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट जो आपका होता है। सो सेंट्रलाइज सप्लाई का स्टाइल का मतलब है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल डेडिकेटेड एरिया होता है, पूरे हॉस्पिटल का जितना भी स्टोरेज के लिए जो आपको थिंग्स चाहिए वो सारी वहीं पे जाएगी। सो दिस इज द स्टाइल एंड स्टोरेज डिपार्टमेंट। और इसमें से जो भी इंस्ट्रूमेंट के जो सेट्स या पैक होकर हमारे पास आएंगे तो उनको हम स्टोर कहाँ करेंगे? सो उनको सीएसएसडी स्टोर आप बोलते हैं, सेंट्रल स्टाइल एंड स्टोरेज। फिर वही बोला मैं, सप्लाई डिपार्टमेंट मैं लिख देता हूँ, पता नहीं चल रहा मुझे भी। सेंट्रल सप्लाई एंड, ये होता है उल्टा लिखा, स्टाइल डिपार्टमेंट।
किसने ये नाम पहले पढ़ा है? CSSD। सो आई थिंक ये गलत लिखा मैंने, सेंट्रल, ये सही है यार, यही होता है, चेक करें। सो मैं चेक करूंगा अपने आप से, सेंट्रल ये सही है, स्टराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, दैट इज CSSD, दिस इज राइट, डोंट वरी। सो ये जो एरिया होता है ये कहां पे होता है? आपके सेकंड जो पार्ट हम बात कर रहे हैं, सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पे आपको मिलेगा सेंट्रल सप्लाई एंड स्टराइल डिपार्टमेंट, इट्स नॉट स्टोरेज डिपार्टमेंट, सप्लाई एंड, दिस इज करेक्ट, जो लिखा मैंने वो सही है। देन एक और जो हम बात करते हैं, हमारे ओटी के अंदर ओटी स्टोर होता है, जिसमें हम मेडिकेशंस एंड जो भी सप्लाईज आपको चाहिए होती है, कंज्यूमेबल्स जो भी चाहिए उसके लिए, तो ओटी स्टोर भी यहाँ पे होता है। जो लास्ट एरिया बचता है इसको हम बोलते हैं, दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड जोन, दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड जोन। रेस्ट्रिक्टेड जोन मींस यहाँ पे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन है कि आप विदाउट स्क्रब के, मास्क और जो आपका स्लीपर्स जो भी है ओटी स्लीपर, वो पहन के ही अंदर आ सकते हैं, उनके बिना गाउन पहन के भी आपको अंदर अलाउड नहीं है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है बाकी सबको। तो हमारा जो एरिया है ये वाला है, हम यहाँ अंदर बैठे रहते हैं जहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, डायरेक्टर भी आएगा तो भी चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कौन करता है, तो आता ही नहीं अंदर कभी, कोई भी सीएनओ आएगा वो भी अंदर नहीं आएगा, वो यहाँ तक आएगा वापस चला जाएगा, हम अंदर ही छुपे हुए रहते हैं, बाहर नहीं। सो आपके यहाँ पे क्या होती है, ऑपरेशन थिएटर्स, जितने भी थिएटर्स होते हैं वो इस एरिया में होते हैं, और उसके साथ में स्क्रब सिंक्स होते हैं, स्क्रब सिंक का मतलब हैंड वॉश करने के लिए जो सिंक लगे होते हैं, वो दो ही थिंक होती है, एक ओटी और उसके साथ में सिंक। और आपको यहीं रहना है, कहीं जाना ही नहीं है, पेशेंट को बस हैंड ओवर करने यहाँ जाना है, एक बार रिसीव करने यहाँ से लेके यहाँ पे आना है, वो भी बस 2 मिनट का काम है, बाकी अंदर मस्त रहो, रेस्ट्रिक्टेड जोन में। उसके साथ में कुछ जो जिनका जो लेआउट परफेक्ट लेआउट होता है, अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ स्पेशल थिंग्स आपको मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, एक तो इधर बनाया, एक इधर बनाया, तो ये जो कॉरिडोर बनाए, ये कॉरिडोर है, दिस इज द वे फॉर द वेस्ट कलेक्शन, लाइक जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो कहाँ पे जनरेट होगा, रेस्ट्रिक्टेड जोन में ओटी में जनरेट होगा सारा। अब अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे और फिर इसको बाहर देंगे, तो उससे क्या होगा कि एरियाज में कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्या किया जाता है कि जो वेस्ट होता है इसका इधर भी गेट होगा, सो यहाँ से सीधा हम क्या करेंगे, इस रास्ते से या इस रास्ते से सीधा आपका जो कलेक्शन वाला यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे, इससे क्या होगा, कंटामिनेशन नहीं होगा। इसके साथ में मैंने इधर भी बनाया एक और जोन, देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ जिनका लेआउट परफेक्ट होता है उनमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लाइक अगर इफ दिस ऑपरेशन थिएटर इज फॉर ट्रांसप्लांट ओटी और स्पेशलाइज्ड कार्डियक ओटी, न्यूरो ओटी, तो ये होती है स्पेशल ओटीज, स्पेशलाइज्ड ओटीज। तो इनके साथ में क्या होता है, इनके आईसीयू होते हैं, ओटी और उसके साथ में आईसीयू रहेगा। तो उनमें कैसा रहेगा कि ये ओटी है, ओटी का गेट यहाँ पे होता है, इसका सीधा गेट यहाँ पे होता है, ये क्या है, आईसीयू। सो सीधा पेशेंट यहाँ से क्या जाएगा, इधर से एंटर किया और सीधा इधर से इधर आ गया, और आईसीयू का गेट होता है इधर, इधर से वापस बाहर। तो ये कब होता है, जब आपका प्लान लेआउट जो है परफेक्टली होता है, और मोस्टली जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे ये लेआउट आपको देखने को मिल सकता है ऐसा, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि जहां हमें स्पेस मिलती है हम वहीं पे कुछ ना कुछ बना देते हैं, हमारा तो यही होता है। लाइक हमारे पास जोधपुर एम्स में हमारा जो फ्लोर है वहाँ पे 9 ओटीज है, जो 4th फ्लोर ओटी जो एरिया है हमारे पास 9 ओटीज है, तो जहां जगह मिली वहां ओटी बना दी। अब ऐसा बनाने जाए तो 4 ओटी में नहीं बनेगी, इतना सारा जगह चाहिए होता है। तो पर जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे ये सेटअप था, वहाँ पे ओटी के साथ में क्या था, लाइक हमारा न्यूरो सर्जिकल आईसीयू के पास पीछे न्यूरो ओटी थी, न्यूरो सर्जरी ओटी था, तो वो साथ में रहता है, ऐसे ही चलता है, क्लियर। सो दिस इज द लेआउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर। कितने जोन हो गए, तो 3 जोन, दिस इज द अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन एंड रेस्ट्रिक्टेड जोन। सो यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड जोन को हम बोलते हैं आउटर जोन, इसको अदर वर्ड में और क्या बोलते हैं, आउटर जोन, दिस इज नोन इज क्लीन जोन एंड दिस इज नोन इज स्टेराइल जोन। तो हटा दें इसको, नहीं हटाना, लिखा हुआ नहीं तभी दिखाऊंगा मैं, हटा दो। मेन एक्सेस कॉरिडोर जो मैंने बताया, मेन एक्सेस बाहर से जो मेनली जो कनेक्टेड एक्सेस कॉरिडोर, ट्रांसफर एरिया प्री ऑप से वार्ड से जो भी ट्रांसफर लेना पेशेंट को उसका एरिया, जो सुपरवाइजर ऑफिस यानी इंचार्ज के रूम, प्री ऑप पेशेंट एरिया और चेंजिंग रूम्स, ये सारे क्या होते हैं, आउटर जोन या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड जोन। देन सेकंड वन इज क्लीन जोन या सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन। सो क्लीन कॉरिडोर, जो अंदर के कॉरिडोर होते हैं उनमें हर 2 घंटे में पोछा लगता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं क्लीन जोन। देन उसके साथ में स्टेराइल इक्विपमेंट स्टोर, जो हम बात करते हैं सीएसएसटी रूम। देन एनेस्थीसिया एंड रिकवरी रूम यानी पीएसीयू, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, और रेस्ट रूम। और एक जो लास्ट होता है वो कौन सा है आपका, रेस्ट्रिक्टेड जोन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेराइल जोन। सो यहाँ पे आपके होंगे ऑपरेशन थिएटर एंड स्क्रब सिंक्स। सो दिस इज द लेआउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर और ओटी। तो कल तो टेस्ट रहेगा और उसके बाद एग्जाम है आपका परसों, तो परसों छुट्टी रहेगा, ठीक है, नहीं कल है, छुट्टी नहीं चाहिए, अभी भी ऑप्शन है कैंसिल करने का हमारे पास, चाहिए है, तो परसों छुट्टी रहेगा। और फिर 27 से हम फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। 27 को आपका एक और सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, FON विद श्री सर। तो श्री सर आएंगे आपके साथ 27 से, ये हो गया। साथ में आप लोग एग्जाम देने वाले हो कल, या मेन एग्जाम भी होने वाला है, CRE एग्जाम, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो उनको साथ में लेके जा रहे हो, एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स हमें होगी है, अगर इफ यू वांट टू डिस्कस वन बाय वन, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कभी आपको, आर सच सो इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो सब हमारे पास टीम वाले सब ऊपर है, टाइमिंग समझ में नहीं आ रही। तो बेसिकली वो 9 से 12 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, या आपने देखा होगा एडमिट कार्ड इसका भी आया, तो उसमें देखोगे तो एक पोस्ट का एग्जाम नहीं है, मल्टीपल पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर, आई थिंक SNO भी है उसमें, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर,
एंड अदर नर्सिंग का जो भी और भी है वो भी एग्जाम्स है। तो आपका एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होगा और 10:30 को एंड हो जाएगा। किसी का 10 o'clock स्टार्ट होगा तो 11:30 एंड होगा। सो अरे हाँ, तो कोई नहीं, तो किसी का हो सकता है एग्जाम 3 hours का हो। इट मे भी पॉसिबल कि एसएनओ का पेपर में 200 क्वेश्चन हो तो उनका एग्जाम 3 घंटे का हो, या किसी अदर पोस्ट का एग्जाम 3 hour का हो। अरे तो आप समझ नहीं रहे अभी भी। जो भी पोस्ट जो है उन सब का एग्जाम एक ही साथ होने वाला है। आप किसके एलिजिबल हो आप वो एग्जाम दोगे, दूसरा किसके एलिजिबल है वो अपना एग्जाम देगा। हो सकता है दूसरे वाले का टाइम जो 200 क्वेश्चन का पेपर है आपका 150 का है तो आपका अलग टाइम होगा, उसका अलग टाइम होगा। स्टार्ट सबका 9 बजे हो जाएगा। जिसका 3 घंटे का है वो 3 घंटे तक चलेगा, जिसका 2 घंटे का वो 2 घंटे का, और इसका 1.5 घंटे का 1.5 घंटे का। तो टाइम का कोई टेंशन नहीं लो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ और आप पता नहीं क्या टेंशन ले रहे हैं। क्या ये आपका सिलेक्शन रोक सकता है टाइम? तो इसकी मतलब अननेसेसरी थिंग की स्ट्रेस रख के पढ़ाई नहीं करनी, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लाइक डेट दे दी कि एडमिट कार्ड 23 को आएगा। अब 23 रात को 12:01 पे आपकी टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि अभी तक एडमिट कार्ड आया ही नहीं। कितना टाइम हो, 1 मिनट हो गया पूरा पर अभी तक नहीं आया। फिर सुबह उठे 6 बजे फिर चेक कर रहे हैं आया नहीं आया। फिर बोले सर 6 बजे अभी भी नहीं आया। सो एडमिट कार्ड रात को 12 बजे आए, दिन में 6 बजे आए, या कल आए, परसों आए, या मान लो आज ही आए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या उससे सिलेक्शन नहीं होगा? या मेरा एडमिट कार्ड लास्ट में डाउनलोड हुआ सर, मैं तो सबसे लास्ट में रह गई, अब क्या होगा मेरा है? तो उसके लिए आप देखो कि जब किसी एग्जाम का एडमिट कार्ड, किसी एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी आता है ना, जब वो अनाउंस होता है उसके अगले 10 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, और लिंक भी आ जाएगा। और उसके लिए लाखों लोग बैठे इंडिया में यही काम करते हो। उनका काम क्या है? वो बेरोजगार यही काम करते हैं। तो वो सब आपके लिए कर रहे हैं ना काम, उनको करने दो। जैसे वो लिंक भेजे उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। आप बैठ के क्यों टेंशन ले रहे हो सर कब आएगा कब आएगा? वो है टेंशन लेने की, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको मस्त रहना है कि 26 को एग्जाम है तो उससे पहले आ जाएगा। सीटी सबको पता है, जाना है वहाँ पे एग्जाम देना है, सबको आ जाएगा एडमिट कार्ड। अगर बहुत हो सकता है अभी साइट में कुछ इश्यू से अभी डाउनलोड भी नहीं हो रहा होगा, या हो गया तो ठीक है, नहीं तो आज शाम को कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, क्या फर्क पड़ेगा है? तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम की। एक तो बातें नहीं करनी है। हाँ, पेपर का पैटर्न नहीं, इसमें प्री और मेंस दोनों है। इसमें प्री और मेंस नहीं है, बट इसमें जो टाइम स्लॉट है वो सेम 5 पार्ट में ही है। जो टाइम है वो आपका 5 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें कितना मिनट्स है? 18 मिनट्स फॉर वन सेगमेंट एंड 20 क्वेश्चन फॉर वन सेगमेंट। तो ये करने का जो मेन पर्पज है, ये आपके लिए अच्छा करने का काम है कि इसी का पेपर आउट होने के चांसेस नहीं रहते। लाइक आपको एक टाइम पे सिर्फ 20 एमसीक्यू विजिबल होंगे। तो लाइक पहले क्या होता था कि जैसे पेपर ओपन होता है 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन सारे एक ही साथ बाहर आ जाते हैं, और फिर जो कॉपी आप चीटिंग करने वाले सारे क्वेश्चन बाहर सेंड करके चीटिंग हो जाती है। लेकिन अभी आपके पास क्या है कि सारे क्वेश्चन बाहर जा नहीं सकते, एक टाइम पे एक ही सेगमेंट ओपन होगा, और वो टाइम जाने के बाद वो वापस भी ओपन नहीं होगा। तो इससे पेपर आउट होने के चांसेस कम हो गए। दूसरा, आपके पास भी एक चीज ये हो गई कि पहले क्या होता था कि जो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो बहुत सारे इतने लूज और डिले होते थे कि वो लास्ट तक पहुंचते ही नहीं थे। इट मे बी पॉसिबल कि आप 100 में से 80 तक पहुंचे और आपका टाइम ओवर हो गया, तो लास्ट के 20 जो क्वेश्चन थे ऐसा भी हो सकता है सबसे इजी वाले थे जो आपको आते थे, लेकिन आप वहां पे पहुंचे नहीं। अब क्या होगा कि आप नहीं चाहोगे तो भी लास्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 20 क्वेश्चन आए, आप पढ़ो मत पढ़ो ऑटोमेटिक खत्म, नेक्स्ट आ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? रीड करोगे और सारे पढ़ोगे। तो वो बेस्ट है, बेनिफिट है उसमें, और उससे कुछ भी इश्यू नहीं होगा। और बाकी क्वेश्चन जो है एम्स दिल्ली के क्वेश्चन मतलब बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं। जो मेन फोकस होता है वो नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ट पे होता है। तो एज ए नर्स सोचे, एज ए डॉक्टर नहीं सोचना है, और आपका रोल क्या है वो सोचे। वहां पे डायरेक्ट एमसीक्यूज बहुत कम आएंगे, सीधे प्रायोरिटी बेस्ट एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है वैसे सब कुछ, और वही आएगा जो आपने पढ़ा है। मन में यही सोच के जाना है। मेरा एक रूल था, फंडामेंटल रूल था जब मैं नर्सिंग में था, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना ज्यादा पता नहीं चलता था नर्सिंग के बारे में। तो रूल क्या था? जो मुझे आता है वही एग्जाम में आएगा, और जिस दिन मुझे लगा कि मुझे नहीं आएगा तो उसी दिन मैं बोल देता एग्जाम में नहीं आएगा, और उसको कभी नहीं पढ़ता था। और ऐसा ही हुआ कि वो कभी एग्जाम में नहीं आया, और इसलिए हम यहाँ गए। तो अभी तो वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो हम कॉलेज एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो शायद आपको मोटिवेट करेगा, कि मैं पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहा था। मतलब पढ़ तो क्या रहा था, ऐसे रीडिंग कर रहा था, ऐसे पेपर को रीड करना होता है ना, कॉन्सेप्ट तो आते नहीं थे कुछ भी। वो बुक को ऐसे हिंदी में लिखते थे हम, जैसे लिखते हैं ना हम सेंटेंस पैराग्राफ लिखते हैं हिंदी में, शेर जंगल का राजा होता है, फिर उसको रटते हैं शेर जंगल का राजा होता है ये ऐसे। तो ऐसे इंग्लिश वाले को हम हिंदी में लिखते थे, आता तो था नहीं, सो उसको क्या करते थे हिंदी में लिखते थे, फिर उसको रटते थे हिंदी को, और फिर एग्जाम में जाके उस इंग्लिश की पूरी ऐसी की तैसी करते थे, क्योंकि हिंदी वाले तो लिखनी नहीं है, अंग्रेजी लिखनी है। अब अंग्रेजी अंग्रेजी भी हम हिंदी में अंग्रेजी लिखते थे, इंग्लिश नहीं लिखते थे। सो मैं पढ़ रहा था पीडियाट्रिक, उसमें फीटल सर्कुलेशन। तो मुझे लगा ये फीटल सर्कुलेशन तो अपने बस का काम, हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन ही नहीं पता हमें कि कौन सी आर्टरी से आता है किसमें जाता है, ये फीटल वाला पता नहीं कैसे आएगा अपने को। फिर भी मैंने सोचा कि यार किससे पूछते हैं। तो हमारे क्लास में एक जेम्स बॉन्ड था, जिसको लगता था वो सच में बहुत इंटेलिजेंट सारा धुरंधर है, वही है सब। उसका रीजन ये था कि वो एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था हमारी क्लास में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ गया था, और हम सारे थे प्योर अप्लाइड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे मास्टर जी भी प्योर हिंदी वाले, हम भी प्योर हिंदी वाले, इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाते थे हमें ऐसे वाले थे। तो इसीलिए उसको क्या लगता था कि वो सबसे इंटेलिजेंट है, और वो इंग्लिश में फेंकता था ऐसे दिस 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 दिस। सो फिर हम भी उसको देखते थे, अच्छा कुछ तो है इंटेलिजेंट है। तो उसको मैंने बोला, उसका जो नाम था वो क्या कि मेरा आर से था, उसका भी आर से था, तो वो मेरे पीछे ही बैठता था। मैंने उसको बाद में बताया वो बातों पर, उसको मैं सोचता था कि साला नंबर तो मेरे पीछे आता है ना, कौन सा मेरे से आ गया तो। बट अब इंटेलिजेंट था, पहला टॉप रैंक था, हमेशा उसकी रैंक आती थी पहली, और हम तो पीछे से देखते थे हमारी रैंक का है। तो उससे मैंने बोला यार ये क्या है, फीटल सर्कुलेशन क्या है? तो उसने बोला इट्स नॉट फीटल सर्कुलेशन, इट्स पोर्टल, पता नहीं क्या बोला। मैंने कहा सो यस ये होता है क्या? तो ठीक है भाई बता क्या होता है। तो उसने बोला
तुम्हारे बस की बात नहीं है, मना कर दिया पढ़ाने से नहीं। उसको लगा इनको मैं पढ़ाऊँ, ये हाई क्लास में। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। उसी टाइम बोला मैंने उसको कि एग्जाम में नहीं आएगा। तो बोले कितना ही पढ़ ले, एग्जाम में नहीं आएगा। और मैंने उसको नहीं पढ़ा और एग्जाम में नहीं आया, और हम हो गए पास। आफ्टर 4 ईयर, उस टाइम में 3rd ईयर में था, उसके 4 साल बाद, 4 ईयर के 3rd ईयर के 4 साल बाद, यानी 4th ईयर पास हो गया, फिर 2 साल और निकल गए, फिर 1 साल और निकल गया। उसके बाद इन 2018 वो भाई साहब का फोन आया मेरे को वापस। सो हम तो दूर दूर तक भी नंबर हिंदी में नहीं लिख रहे थे, इंग्लिश में दूर। सो मेरे को बोलता है तब तक मेरा नाम भी चेंज हो गया था, तब मेरा नाम पहले अलग था, फिर आरसी कुमार हो गया था नाम भी। तो उसने बोला आरसी कुमार। मैंने कहा हाँ बताओ भाई कौन बोल रहा है। तो बोला मैं ऋषि राज बोल रहा हूँ। कौन ऋषि राज? फिर उसने बताया मैं वो क्लास वाला जेम्स बॉन्ड। अच्छा, मैंने कहा हाँ भाई बता, तो बता क्या प्रॉब्लम। तो उसने मेरे को बोला कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, 3 साल हो गए पढ़ते हुए, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो उसने मुझे इसलिए फोन किया क्योंकि उस टाइम तक मैं मास्टर बन गया था, और मैं एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हुआ था हमारी क्लास 45 में से, सिर्फ मैं ही था जो सेलेक्ट होकर लगा था। तो उसने पूछा कि भाई हाँ मैं तो अब एक वेंचर और फेल वाला सारे सब रिकॉर्ड है अपने पास, लेकिन रिकॉर्ड वो भी था कि पहले लगेंगे तो तेरी ट्विटर सर्कुलेशन को गोली मार, पहले तो मैं ही लगूंगा, सिलेक्शन तो मेरा ही होगा, कुछ भी कर लो। तो मेरा हो गया था, तब तक मैं 2 साल जो भी कर ली। तो उसने पूछा कि भाई कैसे क्या करे, क्या पढ़ना है, क्या होता है। तो मैंने कहा देख भाई, नर्सिंग ही आती है एग्जाम में तो, और बहुत ईजी है, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है ट्विटर सर्कुलेशन। अगर तेरे को आज नहीं आता तो बोल, मैं अभी 2 मिनट में पढ़ा देता हूँ, छाप देता हूँ यहाँ पे, बाकी तू जानता है सब कुछ। तो उसको समझ में आ गया उसी टाइम, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। बट फिर मैंने उस टाइम उसको बोला भी मैं बैठता तो तेरा आगे था, याद कर एग्जाम में रोल नंबर पहले मेरे आते थे, तेरे मेरे पीछे थे, इसलिए तुझे अभी भी। तो ईगो रखने से या इंटेलिजेंट बनने से इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। और एग्जाम में जब हम थ्योरी एग्जाम देते हैं तो वहां पे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हो, मैटर ये करता है कितना लिख रहे हो। इतना बड़ा लिखा तो नंबर भी इतना बड़ा आता है। और बड़ा लिखने के लिए थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। तो उस टाइम तक तो अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हमारा पैराग्राफ आते हुए भी इतना सा होता था, और उसका नहीं आते हुए भी बड़ा हो जाता था, इसलिए नंबर उसको क्या मिलते थे। और दूसरा, पहले क्या प्रॉब्लम थी कि जब हमें कुछ लिखना होता था तो हम तो ऐसे लिखते थे कि यू एम ए, सो इसको लिखते लिखते 5 मिनट लग जाते थे हमें तो। और वो ऐसे लिखता था, पता नहीं ऐसे, पता नहीं क्या करता था, लाइक उससे नाम भी लिखवाया। मैंने कहा तू अच्छा लिखता है, मेरा नाम तो लिख दे नोटबुक में कम से कम। सो ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखता था इसे। तो अब ऐसे लिखने पे वो जो कॉपी चेक करना है उसको भी लगता है यार कुछ तो अच्छा है, उसको पढ़ने में भले कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि जांचने वाला भी प्योर राजस्थानी है, उसको कौन सा अंग्रेजी आती है, पर उसको क्या लगता है ये साला गवार अलग अलग लिखता है ये, और ये कुछ अच्छा लिखता है, इसको नंबर अलग से देगा वो, इसको साले का 0 नंबर तो क्या लिखा हुआ है। समझ। तो हमारा तो ऐसे लिखा जाता था, ये छोटा, ये कहीं बड़ा, कहीं जा रहा है, ये किधर जा रहा है, लाइन लिखते लिखते ऐसे पहुंच जाती थी, कभी कभी ऐसे जाती थी। सो ये था, और हम तो लिखते भी ऐसे थे। लाइक मैं अगर हार्ट का कुछ लिख रहा हूँ तो हार्ट, सो ऐसे लिखा, फिर इतनी जगह छोड़ के इधर लिखता था हार्ट इज ए। सो उससे क्या लगे कि थोड़ा बड़ा लिखा है। फिर अगला जो लिखना था वो यहाँ लिखते थे मायो कार्डियम, ताकि जगह छुप भी जाए दिखे नहीं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से। तो ऐसे लिखने से नंबर नहीं मिलते थे, हमें पता नहीं था। सो वो सारा फेल करता था हर बार। तो ये डिफरेंसेस वहां पे होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाते हैं तो वहां पे ये मैटर नहीं करता है कि आप पास क्या था, कितना आता था, कोई मैटर नहीं करता है, कौन इंग्लिश मीडियम कौन इंग्लिश मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर करता है कि वो 90 मिनट्स में आपका माइंड सेटअप जो वो क्या है, उस 90 मिनट में आप जो आंसर दोगे वो मैटर करेगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अपना माइंड सेट बना के रखें और पॉजिटिव रहें। जाने से पहले अपने आप को पॉजिटिव बोले कि जो मुझे आता है उसको बेस्ट करके आऊंगा या करके आऊंगी। ये नेगेटिव पॉइंट मत लेके जाए कि यार मेरा तो 70% सिलेबस हुआ, 30% तो हुआ ही नहीं, मेरा तो नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? आप पहले क्या सोच के जा रहे हो, नेगेटिव, फिर वो एग्जाम नेगेटिव बनाएगा आपको, हर आंसर में आपको नेगेटिव थॉट आएगा कि यार इसका आंसर तो गलत ही लग रहा है मुझे, भले सही है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4, मुझे गलत ही लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि माइंड पहले से क्या है, नेगेटिव। वहां सोचोगे यार कुछ तो गड़बड़, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ा आता है, कुछ तो अलग डेस्कटॉप होगा, इधर वाला हार्ड होगा, 5 चैम्बर होंगे। सो नेगेटिव नहीं बन के जाना एग्जाम में, हमेशा क्या जाना है, पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है। मैं उसी एग्जाम पर दिया ना, मैं पहले नहीं आता था, और जब एग्जाम देने जाता था तो मुझे पता है कि अपना तो होना ही नहीं है, तो फिर क्यों स्ट्रेस लेके जाना है, मजे लेने जाना है एग्जाम में। तो अपने मजे तो ठीक है नहीं होगा, पास वालों के भी ले लो पूरे, वो पूछ रहा है ना तो लिख। जब कोई पूछे आपसे उम्मीद के साथ में और मौका मिले तो उसको बताओ, भले ही गलती बताओ पर बताओ उसको, ताकि उसका तो सेटिस्फेक्शन हो, मन तो रहे कि चलो भाई। लाइक एक बहुत एक बड़ा एग्जांपल था, मैं पता नहीं शॉक्ड था उस पर्सन से। मैं 3 एग्जाम दिए, जो मेन जो मेरे प्राइमरी एग्जाम थे। लाइक मैं अभी भी मुझे याद है 21 ऑफ जैन को एक एग्जाम था, और इसके बाद 25 ऑफ मार्च, 2 एग्जाम जो मैंने मेनली दिए थे प्राइमरी। मेरा गोल तो एग्जाम का वैसे इसका था। सो ये 2 एग्जाम दिए थे, दिल्ली में मेरा सेंटर था, मैं वहां गया। तो वहां पहले एग्जाम में मेरे पास एक लड़का आया, 200 क्वेश्चन का पेपर आता था उस टाइम, 180 प्लस 20। सो ये लड़का आया मेरे पास बैठा है। मैं बेसिकली जब नहीं आता था तब दूसरों को ध्यान रखता था, आता था फिर नहीं रखता था ज्यादा। सो मैं बैठ गया, जाके चुपचाप बैठ गया। मैं एग्जाम में भी सबसे लास्ट में जाता था, पहले कभी नहीं जाता था, सबसे लास्ट में एंट्री करके चुपचाप जाके बैठ के पेपर स्टार्ट, जब लास्ट मिनट होता है लास्ट एंट्री तब चलो। सो मैं गया, पेपर किया। सो जो वन ये 200 क्वेश्चन थे, इसमें से मैंने 181 एमसीक्यू किए थे, और जो मेरा टाइम था वो सिर्फ 2 आवर्स लगा था, 2 घंटे में पूरा कर दिया। उसके बाद मैं बंद करके बैठ गया। नेक्स्ट थिंग जो आप लोग गलती करते हो सबसे बड़ी, वापस से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे
कॉल क्यों रखते हैं? बैक्टीरिया। सो जब हम बात ओटी के अंदर मैंने पहले बोला कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो प्रोटोकॉल है वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, और आपका हर एक मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करेगा. सो दिस कॉर्नर फ्री वॉल विल आल्सो हेल्प यू द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन. कैसे? जब हम कॉर्नर के साथ बात करते हैं, ये कॉर्नर है या इधर कॉर्नर उधर कॉर्नर है, तो जब हम क्लीन करेंगे ओटी के तो कॉर्नर को क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. आप जब मॉप से किसी भी क्लीन करोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक जैसे हम हैंड वॉशिंग के टाइम हमारे जो ये स्पेस है या फिर जहां पे लाइन है वहां पे क्लीन करना डिफिकल्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं. सेम लाइक कॉर्नर में क्या होंगे, बैक्टीरिया रह जाएंगे, ग्रोथ करेंगे और आपका कल्चर आएगा. लेकिन जब ये कॉर्नर फ्री वॉल होगी तो इसको ऐसे क्लीन करना बहुत इजी, कपड़े से ऐसे घुमाया साफ हो जाएगा पूरा. देयर इज लेस चांस फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉर्नर फ्री वॉल. और ये किसमें होता है? मॉड्यूलर रोटी में. लेकिन जो हमारी नॉर्मल रोटी होती है वहां पे नॉर्मल रोटी होती है और नॉर्मल ऐसी दीवार को जुगाड़ करके बना दिया तो वहां ऐसा कोई काम नहीं होता. तो नेक्स्ट इज एंटी स्टैटिक फ्लोइंग. तो इसका एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था, एंटी स्टैटिक फ्लोइंग का मतलब, स्टैटिक फ्लोइंग पहले समझना है फिर एंटी स्टैटिक आएगा. सो स्टैटिक का मतलब होता है जो जिसके पास करंट जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है, अपने पास कलेक्ट कर सकती है और वो बाद में सोख दे सकती है आपको. लाइक मैंने उस टाइम भी एग्जांपल बताया था बचपन में जो करते थे आप लोग, किसी एक पर्सन को चेयर पे बिठा के उसके पीछे कुछ कपड़ा लेके ऐसे मारना चेयर के पीछे और फिर उसकी अंगुली से थोड़ी सी अंगुली टच करना तो क्या लगता था? सोख लगता था. और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, बिना उसके भी आ जाता है आजकल. स्पेशली इन विंटर सीजन जब आप विंटर क्लोथिंग्स वियर करते हैं और उस पर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन हो जाता है, उसके बाद किसी से हाथ मिलाने ऐसे करोगे तो सोख लगता है. लगता है? ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, बॉडी जो है वो सौ को कलेक्ट कर एब्जॉर्ब कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है और फिर वो जब किसी के टच में आएंगे तो ट्रांसफर होगा वहां से. और दूसरा रीजन है कि आजकल जो फ्रीक्वेंसीज है लाइक मोबाइल टावर एंड ये जो है इतनी ज्यादा जो फ्रीक्वेंसीज देता है कि उनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सा भी टच करते हैं मेटल के करंट आपको शॉक जैसा लगता है. तो वही चीज है कि जो ओटी है उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लो है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वो शॉक को कलेक्ट नहीं करनी चाहिए, स्टैटिक फ्लो नहीं होना चाहिए. अगर वो होगा तो शॉक लग सकता है, फायर हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सो ओटी की फ्लो में करंट कभी भी, चाहे वो करंट आप छोड़ भी दो तो इधर से उधर नहीं जाएगा, ना वो उसको कलेक्ट करेगी ना ही उससे शॉक डिलीवर्ड होगा. सो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी स्टैटिक फ्लोइंग. बट नॉर्मल जो बनार का उसमें अगर उसने लगाया तो है, नहीं है तो नहीं है. सो मोडुलर ओटी में आइदर मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. एंड उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वेंटिलेशन सिस्टम. ओटी के अंदर अगर वेंटिलेशन की बात करें तो कौन सा है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. लेकिन मोडुलर ओटी में, लेकिन दूसरे वाले में कोई ऐसा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं होता, नॉर्मल वेंटिलेशन. क्लियर? चलिए ये हो गया, लिख लिया? चलो लिखो फिर. वो करें. यस. क्या हो रहा है? स्टाइल. स्टाइल जोन है जो रेस्ट्रिक्टेड जोन. हाँ. नहीं, ओटी क्रिटिकल एरिया में कभी भी कोड ब्लू अनाउंस नहीं होता है. क्रिटिकल एरिया चाहे आईसीयू हो, ओटी हो, एनआईसीयू, पीआईसीयू, वो खुद ही कोड ब्लू टीम ही है. क्रिटिकल एरिया टीम ही कोड ब्लू टीम है. कोड ब्लू नहीं नहीं, जो टीम होती है कार्डियक टीम वो आईसीयू की टीम ही होती है. सो क्रिटिकल एरिया में हमेशा डॉक्टर अवेलेबल रहता है वहाँ पे, और डॉक्टर है तो वो ऑलरेडी वहाँ पे मैनेज करेगा. लेकिन कोड ब्लू अनाउंस होता है वार्ड के लिए, जहाँ पे इमरजेंसी में कोड ब्लू नहीं होता है, वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स है, नर्सेज है, ट्रेंड नर्सेज. आईसीयू में है, ओटी में है. लेकिन जब वार्ड में होगा तो वहाँ पे सिर्फ नर्सेज होती है जिनको इतना पता नहीं होता है. तो फिर वहाँ पे एक एनेस्थेटिक, एक जो ट्रेंड पर्सनल जिसने सीरियस बीरियस का वो जाएगा और वो सारी ड्रग अपने साथ में लोड करके लेके जाता है. तो सिर्फ ये उन एरियाज में जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है वार्ड के अंदर या ओपीडी के अंदर. क्या गलत दे रखा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियो रिसर्चेशन. सो इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं, ऑप्शन बी पे जाएंगे ना. फिर अगर ऑप्शन कंप्रेशन नहीं दिया तो फिर सर्कुलेशन नहीं देना, लिखा ना कंप्रेशन फॉर सर्कुलेशन. तो अगर नहीं दिया तो फिर यही आंसर देना है और कोई ऑप्शन नहीं है. क्या है? इन एन एडल्ट विद एन एडवांस सीपीआर, एडवांस एयरवे इन प्लेस ड्यूरिंग टू रेस्क्यू सीपीआर, हाउ ओपन शुड द ब्रीथ बी? 30:2. ओके, इसमें क्या एवरी, ओके ब्रीथ के बारे में बात किया, सॉरी. हाँ हाँ हाँ. तो इसमें पूछ रहे हैं ब्रीथ कितना क्या देना है. सो दिस ऑप्शंस पहले देखो, एवरी 4 to 5 सेकंड. तो इसके हिसाब से कितने हो रहे हैं? 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट. अगर 10 to 12 आप दे रहे हो तो 5 to 6 हो रहे हैं. अगर 2 to 3 के हिसाब से दे रहे हो तो 20 to 30 हो रहे हैं. और अगर आप 6 to 8 सेकंड दे रहे हो तो कितने हो रहे हैं? 8 to 10. सो नॉर्मल रेट जो हम मेंटेन करते हो 12 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए. 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 12 से ज्यादा जाएगा तो हाइपर वेंटिलेशन होगा, एक्सेसिव ओवर टाइम वेस्ट करेगा, तो हमें उससे कम रखना है. सो इसमें 12 to 15 तो ज्यादा है, 5 to 6 कम है, 20 to 30 बहुत ज्यादा है, 8 to 10 तो इसका आंसर क्या दिया? डी. 8 to 10 हम वहाँ पे 12 के हिसाब से जो है. क्या है? कौन सा? ये 8 to 5. क्रिटिकल केयर नर्स कंट्रोल द मैकेनिज्म, क्या लिखा है? मैकेनिकल वेंटिलेशन टू अंडर द टाइडल वॉल्यूम विच रेंज फ्रॉम. सो इसमें तो केजी में सर कैसे बताएंगे? ये तो लिखा है ना मैंने. केजी. हाँ, पर केजी के हिसाब से बताया था ना. 6 to 7 to 8 ml पर केजी लिखा था ना, नहीं लिखा था. तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो इसमें क्या है. ये तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा ऑप्शन ए इज द राइट. इसमें क्या राइट है? सही है सर. मैंने लिखा है, पढ़ोगे ना, 7 to 8 ml पर केजी लिखा है, टाइडल वॉल्यूम. हो गया. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज कौन सा वाला नाम बोलो? 55. क्या लिखा? व्हिच फैक्टर इंडिकेट्स दैट ट्रेकेस्टोमी प्लेसमेंट वुड बी प्रेफरेबल टू एंडोट्रेकियल इंटरवेंशन. बनाया था. ट्रेकेस्टोमी कब लगानी है? अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एंडोट्रेकियल भी है, ट्रेकेस्टोमी भी है, तो पहले नंबर पे ट्रेकेस्टोमी
जब आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म वेंटिलेट करना है। सो इसमें देखो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म एयरवे इज प्रोबब्ली नेसेसरी, आंसर होगा इसका। लिखा है लाइन तो मैंने लिखा ही है, आप देखोगे तो मैंने लिखा जब 21 डेज लिखा था अपन ने कि मोर देन 21 डेज अगर रिक्वायर्ड तो हम क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी। तो लंबे टाइम के लिए चाहिए तो ट्रैकियोस्टोमी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। सो व्हाट इज फ्यूमिगेशन, व्हाट इज फ्यूमिगेशन, स्ट्राइल किसको करना है, ओटी को। सो फ्यूमिगेशन करने से ओटी स्टाइल नहीं होती है, फ्यूमिगेशन इज द प्रोसीजर व्हिच डिक्रीज द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एयर। ओटी के अंदर जो एयर है, एनवायरनमेंट है, उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं। सो फ्यूमिगेशन हमें कब करना है, जब एयर में प्रॉब्लम्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव मॉड्यूलर ओटी एंड यू हैव कन्वेंशनल ऑपरेशन थिएटर, कौन सी ओटी में एयर के अंदर कल्चर पॉजिटिव मिलेगा, कन्वेंशनल ओटी। मॉड्यूलर ओटी के अंदर नहीं मिलेगा। सो दिस इज द वन क्वेश्चन याद रखना है कि मॉड्यूलर ओटी के अंदर हमें फ्यूमिगेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां पे एयर ऑलरेडी स्ट्राइल होती है, उसमें कोई चांस नहीं है ग्रोथ होने की। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, हेपा फिल्टर सिस्टम है, लेमिनार फ्लो है, और उसकी वजह से एयर में कल्चर नहीं आता है। आपको सिर्फ डीप क्लीन करना होता है। फ्यूमिगेशन किसमें चाहिए होता है, ओनली कन्वेंशनल ओटी। तो अगर इफ योर ऑपरेशन थिएटर इज ओल्ड टाइप ऑफ ओटी, देन यू विल गो फॉर फ्यूमिगेशन। अगर नॉर्मल मॉड्यूलर ओटी आजकल है तो वहां पे फ्यूमिगेशन नहीं करना। क्लियर। पहला क्वेश्चन, फ्यूमिगेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड 40% स्ट्रेंथ वाला फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज करते हैं। सो फ्यूमिगेट करने के लिए क्या करना है, तो पहले हम करते हैं डीप क्लीन, और उसके बाद हम करते हैं फ्यूमिगेट, और फिर ओटी को कर देते हैं बंद। तो डीप क्लीन क्या करते हैं, क्लीन द विंडोज, डोर, फ्लोर, वॉल एंड ऑल वॉशेबल इक्विपमेंट विद सोप एंड वाटर। बकेट में सोप एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, कपड़ा लेंगे, उससे सारी जो भी थिंग्स है, वॉल जो भी है, फ्लोर, सबको क्लीन करेंगे वार्ड बॉय। देन उसके बाद जितने भी, अब वो कन्वेंशनल होती है तो वहां पे ऐसे खिड़की और सब कुछ हो सकते हैं, दरवाजे। हमारी मॉडुलर रोटी में सिर्फ एक ही गेट होता है, लेकिन उनमें कुछ भी वेंटिलेटर्स हैं जहां भी एयर अंदर बाहर हो सकती है, तो उन सब पे आपको टेप लगानी, माइक्रोपोर से उसको बंद करना है ताकि एयर की एंट्री बंद हो सके। देन स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, एसी और अदर ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो जब हम फ्यूमिगेट करेंगे तो फ्यूमिगेशन मशीन क्या करती है, जो आपका वेपर लिक्विड होता है उसको फ्यूम में कन्वर्ट करती है, भाप बनाती है, और वो जो फ्यूम है जब वापस किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टच होगा तो वापस वाटर बन जाएगा। जैसे होता है घर पे जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो उससे फ्यूम भाप बनती है, और उसके ऊपर प्लेट रख दो तो उसी पे टच होकर वापस पानी बन के नीचे गिरता है, वो होता है, तो वो लिक्विड बनेगा वापस। और वो लिक्विड बनेगा तो अगर वो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में गया तो इक्विपमेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आपको उसको ऑफ रखना है ताकि फायर नहीं हो, शॉर्ट सर्किट नहीं हो, डैमेज नहीं हो। तो जो भी स्विच है सारे क्या कर देना है, वन, कोई भी एयर का इन एंड आउट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सारी एयर अंदर जो अंदर और बाहर बाहर, बस कोई मूवमेंट नहीं होगा। एंड देन कैलकुलेट द साइज इन क्यूबिक फीट। सो ये फ्यूमिगेशन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीप क्लीनिंग आपने कर दी, उसके बाद आता है कि आपको कितना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, हाउ मच सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कीप स्टरलाइजेशन इन योर रोटी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूम का साइज देखना पड़ेगा। साइज देखने के लिए क्या करना है, क्यूबिक फीट के लिए जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज फॉर रोटी 20 20 10। सो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 400 और इसको इससे किया तो 4000 क्यूबिक फीट। सो दिस इज द 4000 क्यूबिक फीट। तो हमारे रूम का साइज कितना आ गया, 4000 क्यूबिक फीट। अगर ओटी का साइज 20 20 10 है तो हम स्टैंडर्ड साइज लेके मानते हैं अभी कि अगर ओटी का साइज है तो हम 20 20 10 के अकॉर्डिंग निकाल दें। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है कि साइज है 18 15 5 तो उसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जो भी ऑप्शंस में कुछ क्वेश्चन में दिया उन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या साइज आ जाएगा, क्यूबिक फीट में आपको साइज मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज ये लिखिए, इसके बाद हम बनाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। देखिए तो क्यूबिक फीट निकाल सकते हैं इजीली, जस्ट मल्टीप्लाई 3 जो भी है उन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपका साइज आ जाएगा क्यूबिक फीट। कितना आया हमने अभी कैलकुलेट किया तो 4000, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कितना सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा, हम अभी मल्टीप्लाई देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज देख लिया फ्यूमिगेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, तो पहला जो मशीन हम यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल बॉयलर, जिसको बोलते हैं फोगर मशीन। क्या बोलते हैं, फोगर मशीन। अभी मैं या फ्यूमिगेशन मशीन दोनों बोल सकते हैं, उसका पिक्चर दिखाऊंगा मैं अभी। Each 1000 cubic feet required 500 ml of formaldehyde 40% mixed with 1000 ml of water for 45 minutes. सो ये तो स्टैंडर्ड जो हम बात कर रहे हैं, याद रखने के लिए क्या करना है, तो याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है। साइज कितना आया था 4000 ml, सॉरी क्यूबिक फीट। तो जितना आपका साइज आया है ये, उतना ml आपको वाटर ले लेना है, जितना साइज है उतना क्या लेना है, पानी लेना है, और जितना साइज आया उसका हाफ आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। सो हाफ कितना हो गया 40% का फॉर्मेल्डिहाइड, तो वाटर हो गया 4 लीटर, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया 2 लीटर, टोटल कितना बन गया 6 लीटर। ये तो है जस्ट याद रखने का सिंपल सा तरीका। जो साइज है उसमें से हाफ तो क्या लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके इक्वल क्या लेना है वाटर, दोनों को मिक्स करो, बॉयलर में डाल के स्टार्ट कर दो। अगर ये याद रखना है तो 1000 क्यूबिक फीट है तो कितना आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना है 500। तो हमारे पास 1000, हमारे कितना था 4000, यानी 1000 का 500, फिर 1000 का 500, फिर 500, 4 बार, तो टोटल कितना होगा 2000। और 1000 क्यूबिक फीट के लिए कितना वाटर है, तो 1000 लीटर तो कितना हो जाएगा टोटल 4 लीटर, तो 6 लीटर वही आएगा इधर भी। तो याद रहेगा, सिंपल सा है, यस याद रहेगा। चलिए, और फ्यूमिगेशन प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, तो 45 मिनट आपको उस मशीन चलेगी। अब जो बॉयलर होता है उसका पिक्चर मैं दिखाता हूँ, सील द रूम फॉर 24 आवर्स, दिस इज द बॉयलर। इसका पिक्चर आया था 2019 के अंदर, ये पिक्चर आया था एग्जाम में पूछा था, एम्स में दिल्ली में पूछा था ये क्या है, तो सिंपल सा आंसर था दिस इज द फोगर मशीन जो ऑप्शंस में था वहां पे। इसमें नीचे जो चेंबर दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, लिक्विड भर देना इधर, और
इसका प्लग लगा देंगे और इसमें टाइमर यहाँ पे सेट कर देंगे कितने टाइम के लिए आपको रखना है। तो यहाँ से फोग निकलेंगे, धुआं निकलेगा पानी का, और वो पूरे एरिया में फैल जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, फ्यूमिगेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास एक ही ओटी है और एक ही फोगर मशीन है और आप इसको 24 आवर्स तक यूज वापस नहीं करने वाले हो, तो ओटी के अंदर ऑन करके उसको सील करके बंद कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फोगर मशीन एक ही है लेकिन ओटी ज्यादा है, एक से ज्यादा, तो हमें इसको वापस क्या करना होगा, 45 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे ताकि दूसरी ओटी में डाल सके। तो आप क्या करोगे, क्लीन करेंगे, अंदर रखेंगे, स्टार्ट करेंगे, 45 मिनट के बाद जाके ऑफ करके निकाल के बाहर आएंगे, फिर रूम को पूरी तरह से लॉक लगा के उस ओटी को सील कर देंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वो ओटी अब यूज में नहीं आएगा, क्योंकि इसको फ्यूमिगेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 24 आवर। क्लियर। इसीलिए सैटरडे के शाम को हम इसको ब्रेक करते हैं और संडे के शाम को 24 आवर्स हो जाएगा और मंडे के मॉर्निंग में हम क्या कर देंगे, ओटी वापस स्टार्ट कर देंगे। तो संडे के दिन ओटी क्या रहेगा, बंद, और इसलिए संडे को बंद रखते हैं, एक दिन छापाई सफाई कर सको आप लोग। क्लियर। तो दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल बॉयलर। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा गरीब हॉस्पिटल है और उनके पास बॉयलर ही नहीं है, ओटी भी नहीं है, ओटी भी जुगाड़ वाली, और जुगाड़ के साथ साथ फ्यूमिगेशन मशीन भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जुगाड़ कर रहे हैं। तो उनके लिए एक और मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं पोटासियम प्रैग्नेंट मेथड, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं KMNO4। पोटेशियम फ्रैगमेंट को हम क्या बोलते हैं, KMNO4। तो उसमें क्या करते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में किया होगा कभी, जब हम केमिस्ट्री लैब में दो केमिकल अलग अलग बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अगर किसी दो केमिकल जो डालने पे आपने बहुत बार देखा ऑटो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, दो केमिकल मिलाते ही वो बॉइल होना स्टार्ट हो गए, फ्यूम बनना स्टार्ट हो गई, होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको अगर आपने KMNO4 के साथ मिक्स किया तो वो भी क्या हो जाता है, ऑटो बॉइल होता है, उसके क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्यूम बनने। तो अगर मशीन नहीं है तो फिर KMNO4 मिलाएंगे और उसको बॉइल करके रूम में रख देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आपको बाउल्स, कटोरियां चाहिए होगी, 8-10 कटोरी लेनी है, और सब में इक्वल अमाउंट में फॉर्मेल्डिहाइड भर देना है, जो आपने साइज कैलकुलेट किया वैसा ही रहेगा सेम। सब में क्या भर दिया, एक ही भरना है, दोनों एक साथ नहीं मिलाना, नहीं तो वहीं पे भारी बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सारे बाउल में आपने या तो KMNO4 भर दो या फिर फॉर्मेल्डिहाइड भर दो। सो बेटर है कि लिक्विड भर के रख दो, फिर सब में क्या डालते जाओ, KMNO4, उसका भी क्वांटिटी हम अभी बात करें कितना डालना है, वो डालते जाएंगे, जैसे डालेंगे वो क्या होंगे, ऑटो बॉइलिंग, और उससे फ्यूम बनेगा, वो सब जगह स्प्रेड हो जाएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि जो KMNO4 प्रोसेस है वो स्लो होता है, इसमें आपको चाहिए 48 आवर्स और इसमें कितना टाइम चाहिए, 24। तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा, 2 दिन रोटी बंद रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट मेथड। ओके, एक और पॉइंट इससे पहले जो लिखा हुआ है, पर्सनल केयर ड्यूरिंग फ्यूमिगेशन। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर आवर आईज, फॉर आवर म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल मेम्ब्रेन, और इट्स अ टाइप ऑफ कार्सिनोजन, कैंसर कर सकता है। नॉर्मली अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे ओपन रख देंगे तो ये जैसे पेट्रोल उड़ता है ना, पेट्रोल करते थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, वैसे फॉर्मेल्डिहाइड भी क्या होगा, खत्म होगा, एनवायरमेंट में फैल जाएगा, और उसकी वजह से आपकी आंखें बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, आप आंखें खोल नहीं सकते, इतना बर्न होता है। लाइक एक इंसिडेंट हुआ था, एक हाउसकीपिंग स्टाफ जो मॉपिंग कर रहा था, तो मॉपिंग करने के लिए जो सॉल्यूशंस आते हैं, तो हाइपोक्लोराइड वो यूज करते हैं, या फिर जो अदर जो भी उनको जो दिया जाता है फिनोल या जो भी देते हैं वो यूज करते हैं। तो उसने बाई मिस्टेक गलती से फॉर्मेल्डिहाइड वाला कैन उठा लिया स्टोर में से, और उसको डाल दिया मॉपिंग वाली ट्रे में, और उससे पूरी ओटी में क्या लगा दिया, ओटी के बाद जो कॉरिडोर होता है ना उसमें पूरा मॉपिंग कर दिया। सुबह 7 बजे, ओटी 8 बजे स्टार्ट होती है, वो आया सुबह आते अर्ली मॉर्निंग से, उसने क्या कर दिया, सारी जगह मॉपिंग करके मजे से बैठ गया कि मेरा काम तो हो गया। अब जब उसने लगा दिया और जब हम आए सुबह 7:30, जैसे एंटर किया तो आंखें खुल नहीं रही है, सबको क्या हो रहा है, आंसू आ रहे, बर्न हो रहा है, ओटी के अंदर नहीं जा पा रहे कोई भी, क्यों, क्योंकि वो उसने क्या किया पता नहीं चला, फिर पता किया तो पता चला कि फॉर्मेल्डिहाइड का मोपिंग कर दिया उसने, पोछा लगा दिया, तो सारे कॉरिडोर में फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। उस वजह से फिर हमें ओटी को 2 घंटे के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, कोई अंदर ही जा सकते, 2 घंटे तक ओटी बंद रखी, जब उसका इफेक्ट खत्म हुआ तब जाके फिर क्या हुआ, ओटी करना पड़ा। तो इसलिए डेंजरस होता है। तो जो भी पर्सनल जो इसको परफॉर्म करेगा, लाइक जो वार्ड बॉयज होते हैं जो फ्यूमिगेशन करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि एज ए नर्सिंग पर्सनल आपको लग रहा है कि यार मैं ओटी में जा रहा हूँ, फ्यूमिगेशन हो रहा है, मैं तो बर्न हो जाएगा, तो आप पूरा अपना शील्ड लगा रहे हैं, पीपीई पहन के जा रहे हैं, और वार्ड बॉय ने बोला सर मैं पहन लूं तो आप उसको डायरेक्ट तेरे लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं करना। इट इज इक्वल फॉर एवरीवन, है तो सबको देना है, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, वार्ड बॉय हो, नर्सिंग हो, डॉक्टर हो, नहीं है तो सबके लिए नहीं है। ये नहीं कि डॉक्टर है तो आपके लिए तो है सर, वो है तो तेरे लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि कैंसर उसको भी हो सकता है, कैंसर उसको भी हो सकता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज इरिटेंट टू आईज एंड नोज एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोटेंशियल कार्सिनोजन, कैंसर कर सकता है, कार्सिनोजन होता है। सो ड्यूरिंग फ्यूमिगेशन एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइडेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको पीपीई देना है, बिना पीपीई के उसको अंदर नहीं भेजना, नहीं तो क्या हो सकता है, आंखें जलेगी बेचारे की, प्रॉब्लम होगा उसको, आपसे देखा नहीं जाएगा बाद में, तो पहले ही उसको क्या दे दो, पीपीई। भैया वो करें, अगर मशीन आएगा तो पिक्चर देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। कल ऐसे ही मैं कुछ बायोमेडिकल जो आइटम मशीनरीज होती है उनके बारे में हम कल बात करेंगे, जो ओटीज के अंदर हम यूज करते हैं, लाइक कोटरी मशीन, हार्मोनिक मशीन, लाइगासोर, थंडरबीट। फोगल मशीन तो आजकल हम यूज नहीं करते क्योंकि हमारी मॉडुलर ओटीज है। उसके साथ में कुछ अदर एनास्थीसिया मशीन या और जो भी मशीनरीज होती है उनके बारे में हम कल बात करेंगे, किसमें, आफ्टर टेस्ट। पहले हम बात करेंगे टेस्ट की और उसके बाद हम उनके बाद ही लिखिए, नहीं लिखा। मूव करें नेक्स्ट, the second method which is known as potassium permanent method. We'll discuss this method in next class tomorrow.
है 63, 80, सेकंड रैंक आई, आप ही थे, क्लैपिंग करो भाई, बस बैठ जाओ। फिर सेकंड किसका आया? आपका, कितने मार्क्स आए? 78, ओके, इनके लिए भी क्लैपिंग। और थर्ड, थर्ड चले गए, कितने आए? 72, 6, ओके, इनके लिए भी क्लैपिंग। क्यों उल्टा हो गया ना, 67 76 होना चाहिए था, हैं? क्यों कम आए? क्यों कम किया? टाइम कम पड़ गया? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, हैं? हाँ भी बोल रहा हूँ, हाँ सर, यार टफ था जो हमने पढ़ा, उसमें से था या बाहर था कुछ? ओके चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन कुछ रीड करता हूँ, देखते हैं। आज तो आप लोग ज्यादा हो नहीं, तो आराम से बातें करेंगे हम, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम्स मुसीबत को जानते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है आपको। तो इजी क्वेश्चन को तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, बाकी क्वेश्चन का हम देखते हैं। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन तो इजी था, टाइम पूछा था, टाइम हमने लिखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कितना टाइम था? 30 to 45 सेकंड। ऑन कर दिया? ऑन तो कर दिया, हाँ बस ठीक है, उसको रहने दो, कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड पढ़ा देंगे। नेक्स्ट था, मार्किंग ऑफ ट्यूब इंडिकेट द इंटरनल डायमीटर, आईडी किसमें होता है? एमएम होता है, एमएम मतलब मिलीमीटर, सो आंसर था बी, ये भी इजी था। नेक्स्ट थर्ड था, प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ द बलून कब प्रिवेंट स्पेस एंड स्पेस ड्यूरिंग वेंटिलेशन, दो ऑप्शंस बताए थे इसमें से। सो पहला था कि अगर बलून को कब जो है प्रॉपर इन्फ्लेट करेंगे तो उससे क्या प्रिवेंट होगा, सो प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन लगाया था अपन ने। सो बलून प्रॉपर होगा तो एस्पिरेशन नहीं होगा। सेकंड, जब हम बलून को प्रॉपर इन्फ्लेट करेंगे तो वेंटिलेशन के टाइम में एयर लीक नहीं होगा। अदर ऑप्शंस में था हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब बलून इन्फ्लेट करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो उससे कोई ज्यादा या कम नहीं मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा जितना हम देंगे। और नेक्स्ट था टेकिपनिया, तो टेकिपनिया का कोई रोल नहीं है, तो आंसर क्या था? ए एंड बी, जो था आंसर नंबर 4 में। व्हाट एक्शन डू यू टेक इफ यू ऑस्कल्टेट स्टमक गार्गलिंग आफ्टर इंट्यूबेशन, पढ़ाया था मैंने, बताया था। चार अपन तरीके से कंफर्म करेंगे, पहला अपन ईटीसीओ2 देखेंगे, दूसरा हम पेशेंट में ऑस्कल्टेट करेंगे चेस्ट एंड एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन में आपको लग रहा है ट्यूब है तो उसको निकालनी है, वही थोड़ा रखना है। सो इमीडिएटली ट्यूब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और वापस इंट्यूबेट करेंगे, यस। तो इसमें था ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इन्फ्लेट द बलून, क्या बलून वहां इन्फ्लेट कर देंगे? स्टमक में नहीं करना है। बी कह रहा है सिक्योर द ईटी ट्यूब, क्या सिक्योर करेंगे इसको? नहीं करेंगे। सी में था रिमूव द ईटी ट्यूब एंड अटेम्प्ट रीइंट्यूबेट, जो आपको वापस करना है, तो सही है। और डी लिखा है वेंटिलेटर लगा दो, वेंटिलेटर हमें स्टमक को थोड़ी ऐसे करना है, हमें किसमें करवाना है? लंग्स के अंदर, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सी। सो आई थिंक सारे इजी थे चारों ही। द फॉलोइंग शुड बी मॉनिटर्ड थ्रू आउट द इंट्यूबेशन प्रोसीजर, क्या चेक करना है? याद है, बताया था, सी मेक, याद है, कंटीन्यूअस मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, क्या मॉनिटरिंग करते हैं? पेशेंट का लेवल, एनेस्थीसिया का लेवल और रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड देखना। जैसे ही आपका लैरिंग्स रिलैक्स होगा हम क्या करेंगे? ट्यूब डाल देंगे। तो उसके लिए क्या पता चलेगा? कॉन्शियसनेस जो हम बात कर रहे हैं, पेशेंट कॉन्शियस है तो ट्यूब नहीं डाल सकते, पेशेंट जैसे क्या होगा, अनकॉन्शियस, हम क्या डालेंगे? ट्यूब। तो इसलिए इंट्यूबेशन के टाइम हमें कंटीन्यूअसली क्या देखना है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते रहना है। व्हेन इंट्यूबेटिंग अ पेशेंट, प्लेस द पेशेंट इन अ स्पेस, व्हिच पोजीशन फॉर एडिक्वेट वेंटिलेशन, कौन सी पोजीशन? यस, अरे जोर से बोलो सभी, नहीं पता क्या? तो फिर स्लीपिंग पोजीशन। वन वे टू कंफर्म प्रॉपर एटीट्यूड प्लेसमेंट, कंफर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। सो कंफर्मेशन पूछे तो आंसर इज ऑलवेज एक्सरे, सो आंसर इज चेस्ट रेडियोग्राफ। Your patient has an endotracheal tube. You are assessing placement by listening to the lung sound and you notice that the breath sound and chest wall movement are absent in the left side. लेफ्ट साइड में, मैंने आई थिंक कल या परसों किसी ने इधर भी पूछा था मुझे ऐसा ही कुछ, हाँ पूछा था, आया सही किया। सो लेफ्ट साइड में ब्रीथ साउंड नहीं है, मतलब ट्यूब कहाँ है? राइट साइड में है। ट्यूब राइट में है तभी तो लेफ्ट में नहीं आ रहा, तो इसमें क्या आंसर होगा? द ट्यूब में भी डिस्प्लेस इन द राइट मेन स्ट्रीम। सो 8 में से 8 नंबर आ गए। चलो कोई नहीं, आगे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ट्यूब का एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेस करते टाइम कहां रखनी है? कैरेना पॉइंट से 1 to 2 सेंटीमीटर अबव लिखवाया था। नेक्स्ट लिखा, यू आर असेसिंग योर पेशेंट विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड नॉट द पेशेंट इज एबल टू मेक वर्बल साउंड। इतना मैंने समझाया था कि वर्बल साउंड कब आता है? जब एयर कहां से कहां जाती है? ट्रेकिया से लैरिंग्स में होकर बाहर निकलती है, तभी साउंड आएगा, बताया था नहीं बताया था? ईटी ट्यूब में, टीटी ट्यूब में, और बताया था जब पेनिस्टेटेड ट्यूब बताई थी। सो ईटी ट्यूब लगा दी, कब इन्फ्लेट कर दिया तो एयर सिर्फ ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगी, और ट्यूब के थ्रू बाहर आएगी तो वोकल कॉर्ड में मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि पेशेंट यहाँ पे वर्बल साउंड कर रहा है, यानी वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वोकल कॉर्ड कब मूव करेगा? जब एयर लीक होकर बाहर निकल रही है। नहीं समझ आ रहा है? लो भी मार करता है, मार्कर मार्कर, ये आपका ट्रेकिया, ये आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला और यहाँ बलून लगा दिया। सो अब एयर कहां से बाहर जाएगी? यहाँ से, क्या इधर से बाहर जा सकती है? इधर से, यहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड है। सो एयर सिर्फ कहां से जाएगी? थ्रू द ट्यूब आउट होगी, और जब ट्यूब से बाहर जाएगी तो वोकल कॉर्ड में मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये बलून डिफ्लेट कर रहे हैं यहाँ से, ये बलून को हटा दिया है ही नहीं, मतलब डिफ्लेटेड है, तो अब एयर क्या होगी? लेकिन ग्रीन कलर में ये जो है, यहाँ से भी एयर बाहर जाएगी, और जब यहाँ से एयर बाहर जाएगी तो वोकल कॉर्ड में क्या करेगी? मोमेंट, और वोकल कॉर्ड मूव करेगा तो पर्सन क्या करेगा? साउंड। तो ये कब होगा? जब एयर लीक होगा। सो उसमें लिखा था यही। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? कि एयर लीक। कितना इजी था। कौन सी पोजीशन देते हैं डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में? रैंप लिखा था, रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन। सिलेक्शन ऑफ ईटी ट्यूब और फॉर न्यूनेट्स इज बेस्ट, बताया था, न्यूनेट यानी 1 साल से कम, तो कैसे लेंगे? वेट के हिसाब से, फॉर्मूला भी लिखा था हमने। तो आंसर क्या हो गया? सी। 6 साल का बच्चा है और अनकॉन्शियस है और आप इंट्यूबेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कौन सी ट्यूब लेंगे? तो 6 साल के बच्चे में कौन सी लेते हैं? अनकप्ड। अब अनकप्ड दो ऑप्शन में है, सी और डी, तो साइज निकालनी है। 6 साल का बच्चा 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, सो 4 को 6 से कट किया, 1.5 प्लस 4 5.5, तो आंसर इज डी, अनकप्ड विद 5.5 mm इंटरनल डायमीटर। लिखा था फॉर्मूला, नहीं पता? हाँ एग्जांपल भी दिया, वेरी। पर्पस ऑफ द इवन लिखा भी था उस दिन जब पढ़ाया था उस दिन, ये तीनों ऑप्शन भी लिखे थे मैंने कि ट्यूब का कब का क्या पर्पस होता है, तो एक्सेप्ट पूछा कि क्या नहीं, एक को छोड़ के। सो फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेप लगाते हैं, और बाकी तीन जो लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर
बी टू सील द एयर सील करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है और एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करता है। बस एक ही चीज जो है वो क्या है, फिक्स इससे नहीं होती। फिक्सेशन करने के लिए बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा और उससे आपका ट्रेकिया डैमेज, अगर हम हाई प्रेशर रखेंगे तो ट्रेकियल वॉल क्या होगी, डैमेज टैप हो जाएगा ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। तो आंसर इज ए। ये ट्यूब को देके आंसर देना था, तो इसके अंदर तो ये प्रॉपर व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में साफ दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी इसमें बलून नहीं है, पायलट बलून, तो हम क्या आंसर देंगे, अनकप्ड। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ कप्ड ट्यूब इन चिल्ड्रन, टी है। क्या इजी इजी से क्वेश्चन है और आप बोल रहे हो डिफिकल्ट था, याद नहीं था, आगे था, आगे भी देखते हैं। If it is important to do the following with 100% oxygen for at least 1 minute before intubating a patient, क्या करेंगे, हाइपरवेंटिलेट। नेक्स्ट लिखा है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया और ईटी ट्यूब डाल दिया आपने, द मोस्ट लाइकली फर्स्ट साइन ऑफ राइट मेन स्टेम इंट्यूबेशन। सो राइट साइड में ट्यूब गई है, लेफ्ट में नहीं गई है, मतलब कैरना से अब नहीं है, कैरना से नीचे चलेगी राइट साइड में, तो उसका पहला सिम्टम या साइन क्या देखने को मिलेगा। सो आई थिंक तीनों ही मैंने लिखे थे, याद होगा। तो जैसे ही ट्यूब एक लंग में वेंटिलेट करेगी तो प्रेशर क्या होगा, हाई, वेंटिलेटर क्या देगा, इंक्रीज पीआईपी, बताया था पूरा मैकेनिज्म। सो चेस्ट एक्सरे, ओ सॉरी ये आर्टिरियल डिसिचुएशन, तो इतना जल्दी सिचुएशन डाउन नहीं होगा, हिपोक्सिया होगा पर लेट होगा। हाइपरकैप्निया CO2 भी बढ़ेगा पर इतना जल्दी नहीं। और हाइपोटेंशन, सो हाइपोटेंशन का उतना कोई रोल नहीं है, लेकिन मेन रोल किसके साथ है, पीआईपी जो सबसे पहले बढ़ेगा, पहले जैसे सारा एयर एक लंग में जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो आंसर इज सी। द इनिशियल असेसमेंट, द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट, पहला क्या करेंगे, सबसे पहले बताया था ET CO2 मॉनिटरिंग। देन व्हिच फैक्टर इंडिकेट दैट ट्रैकेस्टोमी प्लेसमेंट वुड बी प्रेफर्ड, कल किसी ने पूछा था, कल या परसों, आए नहीं होंगे आज। मैंने बोला था लॉन्ग टर्म इंट्यूबेशन, लॉन्ग टर्म करना है तो आप क्या करोगे, ट्रैकेस्टोमी यूज करेंगे। तो आंसर इज सी। मिनिमम अपलोडिंग टेक्निक बताया था, क्या होती है, प्रेशर चेंज कम एज लेस एज रखना होता है, उसका पर्पस टैप को प्रिवेंट करना, ट्रेकियल डैमेज को प्रिवेंट करना। सो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। ईटी ट्यूब that is pushed in too far will most likely enter the and prevent oxygen from entering the patient left lung। ये पूछ रहा है कि कौन से साइड में गई है जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में एयर एंट्री नहीं होगी, तो राइट में जाएगी तभी तो लेफ्ट में नहीं होगी। सो आंसर इज राइट रॉन्गस है, सही है गलत है, गलत सोचा आप लोगों ने एग्जाम के टाइम, सही सोचा, लेफ्ट लंग में एयर नहीं जा रही है, मतलब ट्यूब कहां है, राइट में, तभी तो लेफ्ट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर इंट्यूबेशन इंक्लूड, दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने थे। ऑप्शन नंबर ए यूपनिया, यूपनिया इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल है तो करना है इंट्यूबेट, नहीं करना है तो ए तो हट गया। फेलियर टू ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बी में तो करना है। सी में लिखा एंटीसिपेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आपको लग रहा है कि अब रेस्पिरेटरी फेलियर होने वाला है तो वहां भी करना पड़ेगा। डी लिखा प्रोटेक्टिंग द एयरवे फ्रॉम एस्पिरेशन, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सिर्फ एस्पिरेशन के प्रिवेंशन के लिए कभी भी इंट्यूबेट नहीं करना है, वो तो सेकेंडरी बेनिफिट है, उसके लिए कभी इंट्यूबेट नहीं किया जाता, उसके लिए साइड लाइन पोजीशन बताई थी, लेटरल पोजीशन देनी है। तो आंसर बी एंड सी यानी 2। Which of the following is not an indication for endotracheal intubation, किसमें हम इंट्यूबेशन नहीं करेंगे, ये आंसर तो लगा लिया आप लोगों ने, बता दी संडे, हाँ चलो कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए मेंटेनेंस ऑफ ए पेटेंट एयरवे, ऑब्वियसली एयरवे की पेटेंसी मेंटेन करने के लिए हम इंट्यूबेट करेंगे। टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हमने बोला था नेगेटिव में हमें नहीं चाहिए लेकिन पॉजिटिव में तो ट्यूब चाहिए, तो ये भी सही है। पल्मोनरी टॉयलेट, अंदर पल्मोनरी टॉयलेट, इट्स पल्मोनरी वॉशिंग, लंग्स के अंदर फ्लूइड डाल के वापस बाहर निकालना, लंग्स में फ्लूइड कैसे डालेंगे, तो ट्यूब डालनी पड़ेगी तभी तो फ्लूइड डाल पाएंगे, नॉर्मली ऐसे डाल सकते हैं लंग में डाल दे आकर जाएगा लंग में, वो सिर्फ इसोफेगस में जाएगा, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, ट्यूब। सो पल्मोनरी वॉशिंग जब भी हम करते हैं या पल्मोनरी टॉयलेटिंग करवाते हैं तो उस टाइम ट्यूब डालना पड़ता है, लेकिन न्यूमोथोरेक्स होता है तो वहां पे इंट्यूबेट नहीं करते हैं, वहां पे चेस्ट ट्यूब डालते हैं। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब, सुना है, नहीं सुना, अरे वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब, पेशेंट का छेद करके ट्यूब डाल देंगे, उस एयर जो आपके प्लूरल स्पेस में उसको बाहर निकालना, लंग्स में कोई इश्यू थोड़ा वहां पे, पेशेंट के प्लूरल स्पेस में एयर भर गई उसको आउट करने के लिए चेस्ट ट्यूब डालेंगे, ना कि इंट्यूबेट करेंगे। तो आंसर इज डी। क्या लिखा है, पल्मोनरी वॉशिंग जो है लाइक इन इन्फेक्शियस कंडीशंस हम पढ़ते हैं या सम एस्पिरेटरी केसेस होते हैं जिसमें एस्पिरेशन कर जाता है पेशेंट्स, तो उन केसेस में हम यहाँ पे ये टॉयलेटिंग करवाते हैं, या जब बहुत ज्यादा सिक्रेशंस डिपॉजिट हो जाते हैं लाइक क्रॉनिक न्यूमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस जो सिक्रेटरी डिजीज है, वहां पे हम ये कर सकते हैं ताकि क्लीन करने के लिए लंग्स को। नेक्स्ट इज नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन इन ट्रॉमा पेशेंट, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें है, नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन किसमें नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर ए एपनिया, ब्रीथ नहीं कर रहा है उसमें, ऑप्शन नंबर बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी न्यूमोथोरेक्स और ऑप्शन नंबर सी सर्वाइकल स्पाइन पेन। तो क्या हाइपोटेंशन में नेजल इंट्यूबेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हाइपोटेंशन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। न्यूमोथोरेक्स है तो क्या उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नॉज से डालना नहीं कर सकते उसमें भी। सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर है वहां भी नेजल इंट्यूबेशन किया जा सकता है, बट जब हम बात करते हैं पेशेंट जिसमें एपनिया होगा, एपनिया मींस एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नेजल इंट्यूबेशन नहीं करेंगे। क्यों, क्यों नहीं करेंगे, तो दो रीजन यहाँ पे, पहला रीजन तो हमने पढ़ा था, याद होगा, विच इंट्यूबेशन इज इजी, कौन सा इंट्यूबेशन इजी होता है, ओरल और नेजल, ओरल, एंड अगर हम नेजल के साथ जाएंगे तो हमें ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, सो उस पर ज्यादा टाइम लगेगा और पेशेंट ऑलरेडी क्या है, एपनिया में है। सो आप टाइम को प्रिवेंट करने के लिए और एज सून एज पॉसिबल वेंटिलेशन स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा इंट्यूबेशन करेंगे, ओरल इंट्यूबेशन। सो मेन रीजन यही है इसमें। और दूसरा, जब हम एपनिया की बात करें नॉज से ट्यूब डालेंगे तो आप जो एयरवे है उसको और ज्यादा ब्लॉक कर देंगे, कंप्लीटली एयरवे क्या हो जाएगा, नॉज से ट्यूब डालेंगे तो आपको पता ही नहीं अंदर क्या पूरा ब्लॉक हो जाएगा, सो उससे भी हम अवॉइड करते हैं, बट मेनली क्या याद रखना है, एपनिया है तो एज सून एज पॉसिबल वेंटिलेट करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरल इंट्यूबेशन। नेक्स्ट इज after the client had tolerated the weaning process, the physician ordered the removal of endotracheal tube and will be shifted into the nasal cannula. Which of the following finding after the removal require immediate intervention by the physician? कौन सी कंडीशन में आपको इमीडिएटली आज जो पेशेंट को जो है चेक करना है आफ्टर दिस एक्सट्यूबेशन, एक्सट्यूबेट करने के बाद। तो ऑप्शंस में पहले लिखा सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब गले में खांस होना करते रहते हैं, सो वो तो कॉमन है, दैट इज कॉमन, एक्सेप्ट इन क्रॉविंग या क्रो लाइक साउंड आना वो अब नॉर्मल है, जहां पे हम बात करेंगे
कि ट्यूब क्या सॉरी एयरवे क्या ब्लॉक हो गया है, पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बाकी सो थ्रोट इज नॉर्मल. होर्सनेस ऑफ द वॉइस इज आल्सो कॉमन बिकॉज़ ऑफ द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ योर वोकल कॉर्ड बिकॉज़ ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो वो भी रहेगा. एंड नेक डिस्कंफर्ट, गले में दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली लंबे टाइम तक सीधा पोजीशन था हो सकता है. लेकिन कफिंग आउट ब्लड लिखवाया था मैंने, ब्लड आ रहा है मतलब रप्चर हो गई है वेसल, इनोमिनेट आर्टरी क्या हो गई है, रप्चर लिखा ना, भूल गए. और वो एक एब्नॉर्मल फाइंडिंग होती है, कभी भी ब्लड नहीं आता है कप के अंदर, अगर आ रहा है तो वो क्या है, एब्नॉर्मल. सो आंसर इज सी. व्हेन यू शुड सक्शन द पेशेंट ईटी ट्यूब, तो ये तो बताया था सक्शन कब करना है, जब पेशेंट को चाहिए, टाइम कुछ भी फिक्स नहीं होता है. सो ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द पेशेंट हैज पेरिफेरल व्हीजिंग, व्हीजिंग साउंड का मतलब अपर एयरवे में नैरोइंग ऑफ द एयरवे हो रहा है, वो व्हीजिंग साउंड है, विसल लाइक साउंड आना, और वो कब होगा, जब अपर एयरवे नैरो होगा. हम बात कर रहे हैं सक्शनिंग की, तो वो हम लोअर पार्ट से सीक्रेशंस बाहर निकालने करते हैं ना, कि एयरवे नैरो है उसको डायरेक्ट करने के लिए, वो नहीं होगा आपसे. सीक्रेशंस है तो कभी भी व्हीजिंग साउंड नहीं आएगा. सीक्रेशंस में कभी व्हीजिंग साउंड आता है, जब सीक्रेशंस होगा तो एडवेंटियस साइड सड़ से आवाज आती है, सड़ ऊपर जाएगा वापस जाएगा तो आवाज आती है ना, जब गले में कुछ होता है तब आवाज आती है. नेक्स्ट, व्हेन पेशेंट हैज नॉट बीन सक्शन फॉर तो 2 घंटे में किया 3 घंटे में किया, कब किया वो इंडिकेशन नहीं होता है सक्शन का, जब भी चाहिए तब सक्शन करना होगा. व्हेन द नर्स ऑस्कल्टेट, इधर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, एडवेंटिशियस साउंड है मतलब कहीं ना कहीं सीक्रेशंस है, और सीक्रेशंस है तो इमीडिएटली क्या करना है, सक्शन करना है. हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी है कि हम पेशेंट को बाइल चेक करें कि अंदर कोई सीक्रेशंस है, तो आपको एडवेंटिशियस साउंड आएगा, जब वो सीक्रेशंस मूव करेगा तो सड़ सड़ आवाज आएगा, दैट इज एडवेंटिशियस साउंड. सी. नेक्स्ट इज डिजाइन, द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज डिजाइन टू इंसर्ट इट इनटू, किसमें डालते हैं ट्यूब को, ये तो नाम ही लिखा ना एंडोट्रेकियल, एंडो मींस इनसाइड, ट्रेकियल मींस ट्रेकिया, किसमें डालेंगे, ट्रेकिया में. ये भी गलत किया, किसने गलत किया. चलिए नेक्स्ट लिखा है, what precautions should the nurse take during mouth care and repositioning of the oral tube, ET tube, to prevent and detect the tube displacement. Tube displacement, ट्यूब बाहर आ गई है, उसको पता कैसे लगाओगे, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, ट्यूब बाहर आ गई है कैसे पता चलेगा. सो हमने पढ़ा तो था ट्यूब फिक्सेशन कितने पे करी थी, 20 पे करी थी, तो अब चेक करो कितने पे है, अगर 25 पे है या 18 पे है 15 पे है तो मतलब ट्यूब बाहर आ गई. अगर ज्यादा अंदर है तो ज्यादा नंबरिंग आपको दिखेगा, 25 पे तो मतलब अंदर चली गई, 15 पे तो ट्यूब बाहर आ गई. सो आफ्टर रिपोजिशनिंग और आफ्टर ओरल केयर हम हमेशा चेक करते हैं, जब हम इधर से निकाल के इधर लगाते हैं तो चेक करके लगाएंगे कि पहले इतने पे 20 पे थी तो यहाँ पे 20 पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं इधर 20 थी और इधर 15 पे लगा दो, अगले दिन यहाँ 25 पे लगा दो. सो आपको वही देखना है, इसमें देखना है कहाँ है. सो ऑप्शन नंबर ए, कंफर्म बायलेटरल ब्रीथ साउंड. ऑप्शन नंबर बी, सक्शन. सी, ह्यूमिडिफाइड और मूव सीक्रेशंस इनटू लार्जर एयरवेज, सो पोजीशनिंग नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए, जब हम बायलेटरल ब्रीथ साउंड सुनेंगे, अगर आपकी ट्यूब बाहर है बहुत ज्यादा तो अंदर एयर ही नहीं जाएगा, ब्रीथ साउंड लो आएगी, और अगर ट्यूब अंदर है तो एक ही साइड ब्रीथ साउंड होगी, दूसरी साइड साउंड नहीं होगी. तो हम कंफर्म करेंगे बायलेटरल एयर एंट्री की तरफ से कि भाई कंफर्म प्लेस जो है वो सही है नहीं है. सो आंसर इज ए. आफ्टर एक्सट्यूबेशन ऑफ अ पेशेंट, व्हिच फाइंडिंग वुड द नर्स रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, क्या बताना है डॉक्टर को. सो ये मैंने भी बोला क्रॉविंग नॉइस, कौवे की तरह आवाज आना, वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रहा है और उसको तुरंत डॉक्टर को बताना है. बाकी रेट 25 इज ओके, थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है. पेशेंट हैज डिफिकल्टी स्पीकिंग होगा क्योंकि आपका एयरवे के अंदर ट्यूब था, लेंस में ट्यूब था तो प्रॉब्लम आएगी. एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 90 से अबव होना या 92 से अबव होना, दैट इज ओके, नो इश्यू. बट प्रॉब्लम क्या है, क्रॉविंग लाइक साउंड आ रहा है, वो एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रहा है. देन द नर्स इज सक्शनिंग क्लाइंट विद द ईटी ट्यूब, ड्यूरिंग द सक्शनिंग प्रोसीजर द नर्स नोट द हार्ट रेट इज डिक्रीज, हार्ट रेट कम हो गई है, क्या करोगे, जब हार्ट रेट कम होगी तो वेगल स्टिमुलेशन हो रहा है, तुरंत स्टॉप करो प्रेशर को, वापस रीऑक्सीजनेट करो पेशेंट को. तो आंसर इज सी. A nurse is using catheter is to use the suction patient endotracheal via an open system. On which variable would the nurse base the size, बताया फॉर्मूला लिखा था मैंने, किसके बेसिस पे ट्यूब का सक्शन कैथेटर सेलेक्ट करोगे, साइज ऑफ द ट्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा था, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन ढूंढना है, साइज ऑफ ईटी ट्यूब लिखा है ना, बी. व्हाट नर्सिंग एक्शन विल लिमिट हाइपोक्सिया व्हेन सक्शन ए क्लाइंट एयरवे, पूरा डिटेल में पढ़ा के मैं बताया था कि ट्यूब को इंसर्ट करते टाइम हम प्रेशर क्यों नहीं लगाते हैं, निकालते टाइम हम इंटरमिटेंट प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं, प्रेशर को लिमिटेड क्यों रखते हैं, सब रीजन था हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए. अगर कंटीन्यूअस सक्शन करेंगे तो एयर सारी बाहर आ जाएगी और पेशेंट क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया में चला जाएगा. तो ऑप्शंस देखो इसमें, अप्लाई सक्शन ओनली व्हेन कैथेटर इज इंसर्टेड, limit suctioning with catheter to half a minute, lubricate the catheter with saline before insertion, और use astral suction catheter for each suctioning. तो क्या पूछा ये कि हमें हाइपोक्सिया को लिमिट करने के लिए क्या करना है, तो ऑप्शन नंबर ए, अप्लाई द सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड, जब कैथेटर कंप्लीटली अंदर इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद ही प्रेशर अप्लाई करना है, पहले नहीं करना. पहले किया तो ट्रेकिया भी डैमेज होगा और सारी एयर भी बाहर आ जाएगी और पेशेंट में क्या होगा, हाइपोक्सिया. ये तो बताया था ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द कैथेटर प्रेशर लगाना, इंसर्शन के टाइम प्रेशर नहीं करना है. तो बस इसमें इन्होंने थोड़ा ऐसे नहीं लिखा कि रिमूव विड्रॉल के टाइम पे अप्लाई करना है, इसमें लिख दिया कि आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द ट्यूब. अब आप उसको पता नहीं करेक्टली पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, आपने आंसर डी दे दिया होगा बहुत सारों ने, नहीं दिया है. लैंग्वेज में कहाँ प्रॉब्लम है, तो क्यों निकलता है इसमें, क्या है ये तो सिंपल सा टर्मिनोलॉजी लिखा है, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड, टीईडी लगाया मतलब बाद में, सेंटेंस तो आपको आना चाहिए. और इसमें लिखा भी आफ्टर तो आता है कम से कम, आफ्टर का मतलब इंसर्शन के बाद में है. और ठीक है वो ठीक है, आप इसमें से बाकी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने, उन्होंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, किया ही नहीं है, आपने कौन सा किया, हाँ गलत कौन सा किया वही तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है. सो बेसिकली इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि लिमिट सक्शनिंग विद कैथेटर टू हाफ ए मिनट यानी 30 सेकंड, और हमने टाइम कितना लिखा था 10 सेकंड. तो वैसे ही ऑप्शन गलत, आपको ऊपर समझ आया कि नहीं आया उसको छोड़ दो, ऑप्शन नंबर बी वैसे ही क्या है गलत है, क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया. ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि लुब्रिकेट द कैथेटर विद सलाइन बिफोर इंसर्शन, कैथेटर को सलाइन में डाल के गीला करके फिर अंदर डालना है. ओके इससे जो लिखा ठीक है, क्या सलाइन में डाल के गीला करके डालने से पेशेंट का हाइपोक्सिया प्रिवेंट होगा, क्या उससे कुछ हाइपोक्सिया ऑक्सीजन का रोल है कि गीला होगा तो ऑक्सीजन नहीं खींचेगा और ड्राई होगा तो ऑक्सीजन पानी सारी बाहर जाएगा, वो ऑप्शन कुछ मीनिंग का ही नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत है. और डी में लिखा है कि यूज स्ट्राइल कैथेटर फॉर ईच सक्शनिंग. सो आप नया कैथेटर लो,
ठीक है, बट जब हम जो हर बार जैसे सुबह किया 10 बजे 12 बजे 1 बजे किया नया लोगे, लेकिन उससे सक्सेसिंग के टाइम हाइपोक्सिया का क्या रोल है कैथेटर का और पुराने कैथेटर का? वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके प्रेशर के ऊपर, नेगेटिव प्रेशर कितना है वो सक्सेस कैथेटर से बाहर आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बचता है एक ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। नेक्स्ट, द नर्स caring for a patient with ED tube recognize several disadvantages of an ED tube. ED tube की क्या पूछा है? डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। What would the nurse recognize as a disadvantage of ED tube? अब मान लीजिए मुझे आंसर नहीं पता है और ये क्या पूछ रहा है? डिसएडवांटेज ऑफ ED tube। तो जब आंसर नहीं पता है ना, तो उस टाइम आप पहले वो सोचो कि एडवांटेज कौन कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निशन इज डिक्रीज। कॉग्निशन मतलब होता है थिंकिंग, थॉट। क्या ED ट्यूब से कॉग्निशन या थॉट कम हो जाएगा? उसका कोई इससे रोल क्या है? नहीं है। नेक्स्ट, डेली एबीजी आर नेसेसरी। ED ट्यूब डालने से क्या पेशेंट का डेली एबीजी लेना पड़ेगा हमें? वो हमें तब करना है जब हमें पेशेंट का कोई आर्टेरियल ब्लड गैसेज इश्यूज है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है। हाँ भाई, सो अगर क्रिटिकली इल है या कोई ऐसे इश्यूज है तो हमें करना है, अदरवाइज हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट लिखा है सी स्लाइट ट्रेकियल ब्लीडिंग इज एंटीसिपेटेड। जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, सो वो डिसएडवांटेज है। क्या ये कोई डिसएडवांटेज है? इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। ऑब्वियसली आप जब ट्यूब कुछ डालेंगे तो उससे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी लिखा कि द कप रिफ्लेक्स इज डिप्रेस्ड। जब आप ट्यूब डाल दोगे तो क्या पर्सन खांसी कर पाएगा? क्या सीक्रेशंस बाहर निकाल पाएगा? अगर वो निकाल सकता है तो हमें सक्शन क्यों करना पड़ता? हम सक्शन क्यों करना पड़ता है इंट्यूबेशन के बाद में? क्योंकि वो कप बाहर नहीं निकाल पाएगा। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद इंट्यूबेशन, जिसमें हम कफिंग कर नहीं कर सकता तो सीक्रेशंस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? डी। बेड साइड पे हमेशा क्या रखना है? एम्बुबेक। ET ट्यूब है और आपने प्रेशर रखा है 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O। द नर्स नो दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न। अगर 18 रखा है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो ये कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, कम है। सो अगर हम बात करें 1 mm ऑफ Hg तो कितने सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है? 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर ऑफ H2? 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है। सो अगर हम इसको mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे तो 18 से और कम आएगा। इट विल बी लेस देन 18, क्योंकि सेंटीमीटर ऑफ H2 इज मोर देन mm ऑफ Hg। जो आपका सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर ऑफ H2 इज इक्वल टू हाउ मच mm ऑफ Hg? 0.0 भूल गए? दोनों तो लिखा है मैंने। 1 सेंटीमीटर ऑफ H2O इज इक्वल टू mm ऑफ Hg। नहीं पता? 6 भूल गए? 735 और 74 आप लिख सकते हैं 735। तो आप जब इसको 0.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और कम आएगा। जब इसको नीचे हम जाएंगे तो ये और नियर बाई 10 और 12 आएगा। सो 10 और 12 mm ऑफ Hg इज नॉर्मल प्रेशर और BT कफ नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर कितना रखते हैं? 25 या उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो 12 आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल से हाफ। और इतना कम प्रेशर पे क्या होगा? जो आपका सीलिंग जो है प्रॉपर नहीं होगा, और सीलिंग नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग तो और कम हो जाएगी ना चांस, जब प्रेशर ही नहीं है तो क्या टेप होगा? इनोमिनेट आर्टरी रप्चर होगी? नहीं होगा, तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा। रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज होगा। तो आप जब लो प्रेशर रखोगे तो क्या टिश्यू डैमेज होगा? एंड रिस्क फॉर हाइपोक्सिया और रिस्क फॉर एस्पिरेशन, दोनों में से कंपेयर करें तो क्या होगा? द मेन प्रॉब्लम इज रिस्क फॉर एस्पिरेशन आपको हाई देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया कब होगा? जब वेंटिलेशन नहीं होगा। अगर पेशेंट का एयर लीक कर रहा है, सारा एयर बाहर आ रहा है, तो हाइपोक्सिया हो सकता है, या हम उससे ज्यादा एयर दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर एस्पिरेशन को हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। सो प्राइमरी जो कंसर्न हमारा मेन कंसर्न है वो क्या है? कि यहाँ पे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएगा अगर ये इतना लो प्रेशर आप रखोगे। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। The nurse assesses a client with ED tube and not that the client has unequal breath sound. Unequal breath sound, एक तरफ आ रही है एक तरफ नहीं आ रही है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सिंगल लंग वेंटिलेशन हो रहा है, मतलब ट्यूब कहीं ना कहीं या तो एक्स्ट्रा अंदर चलेगी। तो आपको कंफर्म करना है कि हमने ट्यूब कहां फिक्स करी थी, अभी कहां है? सो ऑप्शन से डी, चेक द डेप्थ मार्किंग एट द लिप्स। ये तो आई थिंक हमने पहले भी मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक पढ़ा था। यही दिखाया था, इधर ही दिखाया था। हाँ, आफ्टर सर्जरी फॉर हेड एंड नेक परमानेंट टेकोस्टोमी कर दिया, तो द नर्स शुड टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट इंपोर्टेंस। घर पे जाने के बाद क्या ध्यान रखना है? तो बताया था रूम की इम्यूनिटी बढ़ानी है। सो आंसर इज डी। ऑप्शनेटर क्या करता है? ऑप्शनेटर स्मूथ इंसर्शन देता है। बी, सक्सेनिंग ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, द नर्स शुड फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। जब सक्सेनिंग करते टाइम क्या करना है? यूज स्टाइल कैथेटर रीच टाइम, सही है। क्लीन द कैथेटर एंड रीयूज फॉर नो लॉन्गर देन 8 आवर्स, क्या रीयूज करेंगे? नहीं करना है। प्रोटेक्ट द कैथेटर इन स्टाइल पेक में वापस लगा के रखोगे, फेंक देना है, नया कैथेटर लेना हर बार। और यूज क्लीन कैथेटर यूज नहीं करना। तो आंसर इज ए। कॉम्प्लिकेशन विद ट्रेकोस्टोमी ट्यूब इंक्लूड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या ट्रेकोस्टोमी लगाने से कार्डियक आउटपुट कम होगा? यस और नो? नहीं, कार्डियक आउटपुट कम क्यों होगा? और ज्यादा होगा, ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा तो ज्यादा ब्लड मूव करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, पर कम नहीं होगा। डैमेज टू द लेरिंजियल नर्व, निमोथोरिक्स हो जाएगा ट्रेकोस्टोमी करने से। तो निमोथोरिक्स होता है इधर छेद होने से, यहाँ छेद करने से निमोथोरिक्स नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS को ट्रीट करने के लिए ट्रेकोस्टोमी करते हैं, ना कि ट्रेकोस्टोमी से ARDS हो जाएगा। ARDS अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं? ट्रेकोस्टोमी करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बेस्ट है। तो आंसर इज बी, लेरिंजियल नर्व डैमेज लिखा था कॉम्प्लिकेशन में। Priority goal for the hospitalized client who 2 days earlier had a laryngectomy with creation of new tracheostomy। 2 दिन पहले ही ट्रेकोस्टोमी करी है, laryngectomy भी करी है, तो वहां पे हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? सो जब भी प्रायोरिटी पूछे नर्सिंग एक्शन में तो ABC, एक और एयरवे। सो सबसे पहले क्या देखना है? सिक्रेशंस बाद में हम डिक्रीज नहीं कर सकते। वैसे क्या आप सिक्रेशंस डिक्रीज कर सकते हो? हम सिक्रेशंस को सक्शन कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन जो है वो तो होगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें? इंस्टेड द क्लाइंट इनके पेशेंट को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे ध्यान रखना। अभी 2 दिन हुए, उसको कहां इंस्ट्रक्शन देना है? उसको इंस्ट्रक्शन कब देना है? जब पेशेंट घर जाएगा, डिस्चार्ज होगा, तब देना है। और रिलीव द एंजाइटी, तो एंजाइटी बाद में, अभी एंजाइटी कम करने का टाइम नहीं है। अभी मेन प्रायोरिटी पेटेंसी, क्योंकि लैरिंक्स को कट करने से एयरवे स्वेलिंग रहेगा, वहां पे एडिमा हो सकता है। और दूसरा ट्रेकोस्टोमी अभी नहीं डाली है तो कभी भी ट्यूब आउट होकर स्टोमा बंद हो सकता है, सिक्रेशन से ब्लॉक हो सकती है। पेशेंट को भी पता नहीं ट्रेकोस्टोमी से कैसे सांस लेनी है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएगी, तो उसको पेटेंसी इज मेन इंपॉर्टेंट। आंसर इज बी। व्हिच क्लाइंट विद बर्न विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर ET और TT? कौन से पेशेंट में आपका इंडिकेशन है ET या TT डालने का? इलेक्ट्रिकल बर्न विद हैंड एंड आर्म, हाथ
नाक में बर्न हुआ, क्या एयरवे में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं। थर्मल बर्न टू द हेड फेस एंड एयरवे, जब ये पूरा पार्ट बर्न होगा तो एडिमा हो जाएगा, और एडिमा होने से एयरवे में स्वेलिंग आएगी और एयरवे कभी भी ब्लॉक हो सकता है। सो ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्यूबेशन या फिर ट्रेकेस्टोमी डालना पड़ेगा। केमिकल बर्न ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन, यहाँ हुआ तो एयरवे में कोई एडिमा नहीं आएगा। एंड सेकंड हैंड स्मोक इनहेलेशन, सो स्मोक इनहेल कर लिया सेकंड हैंड, इट्स नॉट प्राइमरी, इट्स सेकेंडरी स्मोक इनहेलेशन, दूर से थोड़ा बहुत कुछ इनहेल किया होगा तो उससे ज्यादा इंजरी नहीं होगा, पर मेन प्राइमरी इंडिकेशन क्या है? बी। नेक्स्ट, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब कफ डिस एंड डिसलूज्ड, ऐसे खांसी किया और ट्यूब बाहर आ गई, अब क्या करोगे आप? तो मैंने क्लियरली बोला था फर्स्ट टाइम इंसर्शन अलाउड नहीं है, पर ट्यूब को वापस रीइंसर्ट करना नर्स को अलाउड है, तो तुरंत क्या लेना है? ऑब्टुरेटर डालना और वापस अंदर घुसा देनी है। सो आंसर इज बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यस ऑप्शन डी। सो इसमें लिखा है, देखो ऑप्शन ए में लिखा है कॉल फॉर, ओके डी की बोल रहे हो आप। सो इसमें लिखा है इंसर्ट द ऑब्टुरेटर इनटू द स्टोमा टू रीएस्टैब्लिश द एयरवे। तो स्टोमा यानी ट्रेकेस्टोमी जो छेद बनाया उसके अंदर क्या डालना है? ऑब्टुरेटर। सो हमें स्टोमा में ऑब्टुरेटर ही डालना है, हमें स्टोमा में डालना है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, समझ रहे? ऑब्टुरेटर इज सेपरेट डिफरेंट पार्ट, हमें कभी भी डायरेक्टली केवल ऑब्टुरेटर टू स्टोमा में नहीं डालना है, हमें ऑब्टुरेटर पहले ट्यूब में डालना है फिर ट्यूब को डालना है। ये ऑप्शंस बता रहे हैं कि हम सिर्फ क्या इंसर्ट कर रहे हैं? ऑब्टुरेटर, उसको नहीं डालना है, उसका क्या रोल है? नेक्स्ट, which of the following is not an appropriate action when a tracheostomy tube is blocked? अगर ब्लॉक हो गई तो क्या नहीं करना है? एक्सेप्ट 3 are right, 1 is wrong. So remove the inner cannula, obviously बताया था, ब्लॉक हो गया तो निकालेंगे, साफ करके वापस लगा देंगे, सही है। कॉल है कोड ब्लू, अगर आपसे नहीं हुआ तो कोड ब्लू अनाउंस करना है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कभी भी, सही है। इंसर्ट प्लग एंड एनक्रीज कपिंग और अटेम्प्ट टू सक्शन, तो सक्शन करना है। अब सी ऑप्शंस क्या कह रहा है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक हो गई तो उसके अंदर प्लग डालो, यानी ऑब्टुरेटर डाल दो या ऐसे थंब लगा दो और फिर उसको खांसी कर। ऑलरेडी ब्लॉक्ड है और आप प्लग कर दोगे तो और ज्यादा क्या होगा? प्रॉब्लम, खांसी तो ठीक है, हाइपोक्सिया मर जाएगा पेशेंट, सांस नहीं आएगी, थोड़ी बहुत करा होगा वो भी बंद कर दिया आपने। तो नेवर प्लग ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, कभी भी ट्यूब को प्लग नहीं करना है, याद रखना है। अगर प्लग किया तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो आंसर सी। नॉर्मल सलाइन क्यों डालते हैं बताया था ट्यूब में? सिक्रेशंस को थिन करने के लिए। Which of the following patient does not have an indication for tracheostomy? किनमें tracheostomy नहीं डालनी है? Stroke patient with decreased level of consciousness डालनी पड़ेगी। Patient with pneumonia with excessive retained secretion, मैंने लिखा था 5 R में एक था retained secretions, removal of retained secretions, सही है। Apostrophe hernia patient, मैंने बताया था कि अगर पेशेंट को अपेंडिक्टोमी करना है, अपेंडिसाइटिस हो गया, तो उसके लिए कोई हमें ट्रेकेस्टोमी नहीं डालनी वहां पे, आधे घंटे का प्रोसीजर है, वैसे हर्निया भी हाफ एन आवर का प्रोसीजर है, और उसको एक्सपेक्टेड टू बी ऑन वेंटिलेटर फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए वेंटिलेटर रखना है, तो हम क्या डाल सकते हैं 5 दिन के लिए? टीटी ट्यूब, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में हम डालेंगे ट्रेकेस्टोमी। तो आंसर इज सी। फॉरेन बॉडी लॉज इन अपर एयरवे, ऊपर के एयरवे में अगर फॉरेन बॉडी डल गया तो हम फिर ट्यूब कैसे डालेंगे एंडोट्रेकियल? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट एग्जांपल तो दिया था वो लेडीज का, पिक्चर वाली फिल्म वाली लेडी का, ऐसे कट कर दिया सीधा ट्रेकेस्टोमी, भूल गए? उसका अपर एयरवे ब्लॉक था, तभी तो यार ट्रेकेस्टोमी करके, अरे वो पिक्चर का सीन नहीं बताया था मैंने? हां हां, तो आंसर भी फिर वही देना था, हैं? कहां गया? किस 48 ये तो हो गया, नहीं हुआ? हाँ, नेक्स्ट इज 48. The nurse has completed tracheostomy care for a client whose tracheostomy tube has a non-disposable inner cannula. Non-disposable inner cannula मतलब inner cannula है पर उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको साफ करके वापस यूज करना है, that is non-disposable inner cannula. Immediate before reinsertion cannula, which is the best? cannula को अंदर डालने से पहले क्या करना है? तो रिंसिंग इटसेल्फ, रिंस तो करना ही है, बट उसको डालने से पहले ड्राई करना है कंप्लीटली, बताया था मैंने। एक सिंगल है 48, एक सिंगल ड्रॉप भी वाटर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन करेगा। सक्शनिंग द क्लाइंट एयरवे, तो सक्शनिंग हमें आउटर कैनुला में नहीं करना है, नहीं तो कैनुला सिक्रेशन से भर जाएगा और वो भी खराब हो जाएगा। सक्शनिंग हमें करनी है जब हम इनर कैनुला डाल देंगे उसके बाद, ताकि अगर कुछ सिक्रेशंस होंगे तो किसमें लगेंगे? इनर कैनुला में, वापस हम साफ कर सकते हैं। आउटर कैनुला में लगा तो फिर ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इज ड्राइंग इट विद लूजली वुवन गॉज। सो याद रखें, मैंने बताया था लूजली वुवन गॉज अगर आपने रखा तो उसका थ्रेड निकल के किसमें लग जाएगा? इनर कैनुला में, और वो आप लगा दोगे तो सीधा कहां जाएगा? अंदर। सो कभी भी गोज कॉटन से साफ नहीं करना है, मैंने बोला था एयर गन से साफ कर सकते हो आप या सनलाइट में रख सकते हो, बट कभी भी कपड़े से साफ नहीं करनी, तो अंदर थ्रेड रह गया तो सीधा अंदर मिलेगा आपको। तो लास्ट क्या लिखा है? यूजिंग पाइप क्लीनर, पाइप मतलब एयर गन जो आती है पाइप में प्रेशर वाली गन, उससे हवा लगा के ड्राई कर देंगे और फिर उसको इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, the nurse has finished suctioning the tracheostomy of the client. The nurse determined the effectiveness of the procedure by monitoring which item? कैसे पता चलेगा कि प्रोसीजर इफेक्टिव था? क्या प्रोसीजर किया? प्रोसीजर क्या किया? सक्शन किया। अब ऑप्शंस देखो, ब्रीथ साउंड, कैपिलरी रिफिल किसके लिए देखते हैं? कैपिलरी रिफिल टाइम किसके लिए देखते हैं? एडिक्वेट सर्कुलेशन है नहीं यहाँ पे, सप्लाई है नहीं, तो वो तो हम पूछ नहीं रहे क्वेश्चन, तो आंसर बी तो हटा दो। सी में लिखा रेस्पिरेटरी रेट और ऑप्शन डी में लिखा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। अब आप क्या आंसर दिया आप लोगों ने? सो हमने ब्रीथ साउंड दिया नहीं है, वो तो बता दिया ऑलरेडी। सो बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर सक्शन प्रेजेंट है तो आपको एडवेंटिशियस साउंड आएगा, खड़ खड़ की आवाज आएगी, तभी तो सक्शन करना है। बाकी सक्शन अगर अंदर एयरवे क्लीन है तो कोई आवाज नहीं आएगा। तो ये भी पॉसिबल है, जैसे इसमें लिखा है कि ऑप्शन नंबर डी जो आपने बहुत सारा दिया होगा कि सक्शन करने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो याद रखिए पेशेंट के सिक्रेशंस है, इट नॉट मीन दैट कि पेशेंट का सिचुएशन फॉल हो गया। सिक्रेशंस है, आवाज आ रही है, फिर भी 100% सिचुएशन होता है क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर फोर्सफुली भेजेगा अंदर एयरवे को। वेंटिलेटर पे मैंने एग्जांपल भी दिया था, याद होगा कि नाइट ड्यूटी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुला के वेंटिलेटर पे लगा के मसल रिलैक्सेंट लगा दिया, हम भी सो जाते हैं, उसको भी सुला देते हैं, पूरे 12 घंटे तक सक्शन नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं बहुत सारा सिक्रेशन निकलता है। तो क्या रात भर हाइपोक्सिया से पेशेंट मर गया? हाइपोक्सिया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन कौन करवा रहा है? वेंटिलेटर। अगर पेशेंट सेल्फ ब्रीथिंग होता तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती, उसको सांस लेने में दर्द होता है, इसलिए ब्रीथ कम करता है और वहां पे हाइपोक्सिया हो सकता है। सो यहाँ पे प्राइमरी जो आपका इफेक्टिवनेस पता चलेगा कि सक्शन आपने अच्छे से किया या नहीं किया, तो वो साउंड से कि आपने सक्शन अच्छे से नहीं किया लेकिन सिचुएशन 100% आ रहा है, आवाज अभी भी वही आ रही है लेकिन आप बोल रहे हो अच्छे से हो गया, सिचुएशन आ गया, कैसे पता नहीं? तो आंसर इज ब्रीथ साउंड। नेक्स्ट, ट्यूब टाई आप कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ट्यूब टाई जो है ज्यादा टाइट नहीं हुई है, कैसे पता लगाओगे? बताया था दैट शुड बी 2 फिंगर गेट, बताया था। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज पेशेंट को विनिंग कर दिया है और कप ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो है विन ऑफ फ्रॉम अ कप ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, द नर्स इज प्लानिंग टू यूज अ टीटी प्लग एंड प्लान टू इंसर्ट इनटू द
ओपनिंग इन द आउटर कैनुला। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ट्रेकोस्टोमी को बंद करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। विन ऑफ का मतलब हम ट्विनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्फ ब्रीथिंग पे डाल रहे हैं, तो हम इसको बंद करेंगे सूचर करके। सो उसको बंद करने से पहले हम चेक करेंगे कि पेशेंट सेल्फ ब्रीथ कर सकता है नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या किया, इसको बंद कर दिया, प्लग कर दिया, ट्यूब को बंद कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि ट्यूब को प्लग करने से पहले आपको यहाँ पे क्या नर्सिंग एक्शन करना है बिफोर प्लगिंग द ट्यूब, विच एक्शन विच नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर प्लगिंग द ट्यूब। सो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ये यहाँ पे क्या डाली आपने, ये यहाँ पे ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डाल दी और ये आपका बलून। अब पेशेंट यहाँ से ब्रीथ कर रहा है, यहाँ से एयर बाहर जा रही है इधर और वापस अंदर आ रही है, तो पूरा बंद है। अब आप इसको अगर बंद कर दोगे तो अब सांस कहाँ चलेगा है। तो जब भी विनिंग करनी है ट्रेकोस्टोमी में और अगर आप ट्यूब को प्लग करने जा रहे हैं, हमने बोला था नेवर प्लग द ट्यूब, प्लगिंग सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है जब विनिंग करना है। तो इसको प्लग करने से पहले ध्यान रखना है कि हमें ऊपर वाला एयर ओपन करना है ताकि वो सेल्फ ब्रीथ कर सके। और ऊपर एयर कैसे जाएगी, जब आप क्या कर दोगे, कफ को इधर से बंद और कफ को डिप्लेट कर दिया, तो अब वो ब्रीथ करेगा नॉट से और आप देखेंगे कि पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो आंसर इज इसमें होगा ए, डिप्लेट द ईटी सॉरी कफ ऑफ द ट्यूब। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, कितने बे रुक ही नहीं रहे तो। What should the nurse include in the plan of care a client who just had a total laryngectomy? So ऑप्शन डी लिखा है, साफ ही लिखा है इसमें। पहले ऑप्शन में लिखा इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू विस्पर, विस्पर क्रॉस। विस्पर क्यों करना लेंजिक्टोमी में, क्या प्रॉब्लम है उसको विस्पर साउंड करने से। रिमूविंग द आउटर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, पीआरएन, पीआरएन मतलब पीआरएन यानी पीआरएन, एसओएस और पीआरएन इज डिफरेंट, एसओएस इज डिफरेंट एंड पीआरएन इज डिफरेंट। एसओएस मतलब नाउ, स्टेट, तीसरा वर्ड हो गया स्टेट। सो एसओएस और पीआरएन जो टर्म होती है और जो स्टेट टर्म होती है, तीनों में डिफरेंस। स्टेट का मतलब तो हो गया, तो मैंने बोला नाउ, उसका मतलब स्टेट है, अभी का भी देना है। कभी कभी लोग लिखता है एसओएस और कभी कभी लिखता है पीआरएन। सो एसओएस का मतलब है कि लाइक पेशेंट को फीवर आता है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, पेशेंट को फीवर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एसओएस मेडिकेशन दे सकते हैं। बट जब डॉक्टर ने दिया पीआरएन, देन पीआरएन इज रिलेटेड टू लाइक स्टेट जो हम बोल रहे हैं। पीआरएन का मतलब मैंने लिखा पीआरएन, तो जैसा जो बोल रहे हो इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल आपको ऑर्डर पूरा करना होता है, पीआरएन ऑर्डर। तो हमेशा ध्यान रखें कि मेडिकेशन के अलावा किसी में पीआरएन ऑर्डर काम नहीं करता है। यहाँ लिख दिया कि रिमूव द आउटर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब पीआरएन, जब आपको चाहिए तब ट्यूब रिमूव कर लेना। सो ट्यूब का रिमूवल पीआरएन से डिसाइड नहीं होगा। ट्यूब का रिमूवल किस पे डिपेंड करेगा, ट्यूब के ब्लॉकेज पे। जब ट्यूब ब्लॉक होगा तो हमें तुरंत चेंज करना पड़ेगा, और ट्यूब ब्लॉक नहीं तो 5 महीने 6 महीने भी चल सकता है। सो पीआरएन से कोई रोल इसका नहीं होता। प्लेस द क्लाइंट इन ऑर्थोप्निक पोजीशन। सो यहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, लेंजियोफ्टोमी हुई है और आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे रहे हैं, ऑर्थोप्निक। व्हिच पोजीशन इज नोन एज ऑर्थोप्निक, ऑर्थोप्निक पोजीशन है कौन सी पोजीशन, ऑर्थोप्निक नहीं पता। अरे ये ऐसे बैठा तो बस दैट इज ऑर्थोप्निक, क्या इसमें सोच रहे थे, पिलो याद है कि ऐसे बैठा तो जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। सो हमें पेशेंट को लेंजियोफ्टोमी हुई है, ऑर्थोप्निक ऐसे क्यों बैठाना है उसमें, पेशेंट को आराम से सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन रखना है, कंफर्टेबल एरिया को ओपन रखना है। ऐसे करने से एयर क्या हो सकता है, ब्लॉक। हमें क्या करना है, सक्शनिंग द ट्यूब व्हेन नेसेसरी, डी इज द राइट आंसर। Which nursing action shows the most effective planning for emergency care of a patient with a tracheostomy? तो आंसर इज हैविंग अ स्फीयर ऑक्सीजन मास्क। मास्क रखना है बेड साइड पे, रखना है। मास्क क्यों चाहिए आपको, मास्क तो लगाना ही नहीं है, हमें तो यहाँ से सांस लेना है। ऑब्टूरेटर तो रखना है। रिव्यूइंग द पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेकोस्टोमी केयर, तो वो रिव्यू करने का टाइम होता है पेशेंट आने से पहले, जब आपका इंजेक्शन होता है। पेशेंट आ गया, आप बुक लेके बैठो, क्या क्या करना पड़ेगा। पेशेंट बोला मुझे देख लो, रुक जा, देखा क्या हो तो देख लो पहले मैं। तो रिव्यू कब करना है, लाइक एग्जाम में गए हो, एग्जाम में बैठ के बोलो 1 मिनट में पढ़ लेती हूँ, पेपर बाद में देना। तो पेपर सामने आना पड़ेगा, अब कर रहे हो तो पढ़ाई कब कर रही है, पहले। तो यही सेम है और बाकी तो ठीक है आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लिखा इंस्ट्रक्टिंग द फैमिली टू कॉल इमीडिएटली इफ द पेशेंट हैज डिफिकल्टी ब्रीथिंग। अगर आपके पेशेंट को डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है तो आप हमें तुरंत क्या करें, फोन करें। तो अभी आप कौन सी केयर कर रहे हो, इमरजेंसी केयर कर रहे हैं, और आप ये प्लानिंग बता रहे हो डिस्चार्ज वाली। जब ये कब करेंगे, डिस्चार्ज प्लानिंग में। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि हमें इमरजेंसी होगी, अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड टाइम ट्यूब बाहर आएगी तो हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्टूरेटर उसको रीइंसर्ट करने के लिए। तो बेस्ट थिंग इज बी। Next is a nurse suctioning a client through a tracheostomy tube should be careful not to occlude Y port when inserting the suction catheter. Y port मतलब thumb control, जो मैंने बताया था याद है कि इंसर्ट करते टाइम बंद नहीं करना है, जब निकालते टाइम थंब लगाना है ताकि प्रेशर अप्लाई होगा। सो उसको बंद क्यों नहीं करना है, Y port को ऑक्लूड क्यों नहीं करना है इंसर्शन के टाइम, प्रेशर को अप्लाई करने से। नहीं पता, Y port नहीं पता है। चल ये सक्शन कैथेटर देखा है, जो सक्शन कैथेटर होता है ऐसा, ये आगे से, इसके पीछे क्या होता है, कुछ कैथेटर में जैसे 2 पोर्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं Y port। दिस इज द Y port। तो एक पे तो क्या लगा देंगे आप, यांकुर, जो हमने बोला था याद है, यांकुर। इधर यांकुर लग जाएगा, इधर से नेगेटिव प्रेशर लगेगा, ऐसे ये पुल करेगा सक्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो ये एयर को यहाँ से पुल कर सकता है इधर से ऐसे, और एक एयर को इधर से पुल कर सकता है। यस, कौन से वाले से पहले पुल करेगा, दोनों ओपन है तो इसमें लेस रेजिस्टेंस होगा, उस पे पहले पुल करेगा। ऑब्वियसली आप भी कहाँ पहले जाओगे, जहाँ पे पानी पीने जाना है, एक यहाँ वाटर पुल लगा, एक ग्राउंड पुल लगा, कहाँ जाओगे, इधर जाओगे, नीचे जाने में तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी ना। सो जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम इसको ओपन रखेंगे, ओपन रखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से सक्शन सक करेगा। तो ये वाला बाहर वाला पोर्ट एक्सटर्नल पोर्ट है, और ये वाला पेशेंट के ट्रेकिया वाला, तो यहाँ से एयर नहीं आएगी, तो सक्शन नहीं होगा। जैसे ही अंदर जाएगा हम इसको क्या करेंगे, बंद। जब ये वाला बंद, तो फिर आपको कहाँ से आएगा भैया, सारी इधर से, और फिर ये क्या करेगा, सक्शन। तो ये पूछ रहा है कि इंसर्शन के टाइम वाई पोर्ट को बंद क्यों नहीं करना है, क्योंकि वाई पोर्ट को बंद किया तो यहाँ से प्रेशर लगेगा, ट्रेकियल वॉल जो है वो पुल होगी, उसमें इंजरी हो जाएगी, बताया था। तो इसमें क्या है, ट्रॉमा टू द ट्रेकिया म्यूकोसा। सब कुछ सिंपल बताया था, एयर भर जाना, ट्यूब के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एयर होगा। तो कैसे पता लगाओगे, इंस्पेक्टिंग एंड पाल्पेटिंग एयर अंडर द स्किन, बताया था, फिर पंक्चर करके एयर को बाहर निकाल दो। नेक्स्ट लिखा है the nursing student changes a patient trick dressing, the nurse observed that the student using a pair of scissors to cut a fold to fold, folds को काट के लगा दिया। बताया था मैंने कौन सा गोज लगाना है, प्री कट, काट के नहीं लगाना, मतलब ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो गलत कर रहा है तो क्या करो,
गिव द स्टूडेंट टू पॉजिटिव, उसको शाबाशी दो, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, मैं उसको गलत किया है, रिपोर्ट स्टूडेंट, इसके इंस्ट्रक्टर को बता दो ये गलती किसने, तो बेचारे को पिटवाना नहीं है, और चेंज द ड्रेसिंग इमीडिएटली, आप चेंज कर दो उसको, या डायरेक्ट द स्टूडेंट टू इन द करेक्ट यूज ऑफ मटेरियल, उसको बताना है कि इसको यूज नहीं करें और ये वाला यूज करना है, कौन सा वाला, प्री कट वाला। द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट हिज फेनेस्टेटेड ट्यूब, व्हिच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूब, फेनेस्टेटेड ट्यूब मतलब स्पीकिंग ट्यूब, बताया था, तो इसमें पेशेंट क्या बोलेगा तो समझ गया, आई एम ग्लेड आई विल स्टिल बी एबल टू टॉक, सही लिखा, इसने बोल दिया सामने। ऑप्शन बी में लिखा इट इज ग्रेट दैट दिस ट्यूब डज नॉट हैव टू बी क्लीन रेगुलरली, इसको क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, क्लीन तो रोज करना ही पड़ेगा, सक्शन करना पड़ेगा, दिस ट्यूब विल नॉट गेट दिस, ये भी बात आ सकती है, सेम ही होती है, बस छेद होते हैं ऊपर, और बिकॉज आई कांट स्वेलो, स्वेलो आप पहले जैसा कर सकते हैं नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी ट्यूब कुछ डालनी नहीं पड़ेगी, अगेन सक्शनिंग के टाइम क्या होगा, तो देखा है ऑप्शन हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और तुरंत सक्शनिंग बंद करनी है, डी इज द राइट आंसर, बाकी सब नॉर्मल है। 59 में क्या लिखा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे, व्हिच वन इज गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सक्शनिंग, सक्शनिंग द क्लाइंट एवरी आवर, गलत है भाई, हमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी सक्शन करना पड़ सकता है, अप्लाइंग सक्शन ओनली ड्यूरिंग विड्रॉवल, सही लिखा है, हाइपरवेंटिलेट द क्लाइंट बिफोर सक्शनिंग, सही है, और अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। Which what should the critical care nurse recognize as a condition that may indicate a patient need to have tracheostomy, वापस आ गया तो a patient required permanent ventilation, मतलब जिंदगी भर चाहिए तो क्या लगाओगे, टी ट्यूब, वहां पे टीटी लगाएंगे ना, बाकी जिसकी रेस्पिरेटरी टेन है परमानेंट, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है तो उसको हम इंट्यूबेट भी कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्निया हो रहा है या पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो वहां पे टीटी डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि डिस्चार्ज होम विद tracheostomy, which action does the nurse teach the client to decrease the risk of aspiration while eating, खाना खाते टाइम किससे एस्पिरेशन होने की रिस्क सबसे ज्यादा है, तो पहली थिंग आती है टाइप ऑफ फूड, सेकंड थिंग आती है आपकी फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, स्वलोइंग हैबिट्स, तो पहली थिंग खाना कौन सा खा रहे हो आप, लाइक आप लिक्विड डाइट ले रहे हैं तो उसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज वेरी हाई, बट इफ यू आर टेकिंग सेमी सॉलिड और सॉफ्ट डाइट देन लेस, एंड इफ यू आर टेकिंग सॉलिड डाइट देन मोर डिक्रीज चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। दूसरा थिंग आता है जो आपकी खाने की हैबिट्स है, इफ यू आर ईटिंग हैबिट्स जो है आप पूरी तरह से च्यू करके स्लोली स्लोली इजीली खा रहे धीरे धीरे तो नहीं होगा, लेकिन आप बहुत फास्ट फास्ट खा रहे तो रिस्क होगा। थर्ड थिंग, आप खाना खाते टाइम बात कर रहे हैं तो रिस्क बढ़ेगी, लेकिन बात नहीं करें तो रिस्क नहीं बढ़ेगा। सो ये सारी चीजें जो है मैटर करती है, बट फर्स्ट थिंग क्या आती है, टाइप ऑफ फूड जो हम यूज कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, अभी थिकन और लिक्विड, जो भी लिक्विड आप लेंगे उसको थिक करके लेना है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, एक मिल्क और एक मिल्क शेक, किसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ज्यादा रहेगा, मिल्क में, क्योंकि मिल्क लिक्विड है, लेकिन जो मिल्क शेक थोड़ा थिक है वो इजीली ट्रेकिया में नहीं जाएगा, उसको टाइम लगेगा नीचे तक पहुंचने में, सो आंसर इज बी। डी, च्यू फूड कंप्लीटली, खाने को पूरी, मैंने अभी तो बताया सीक्वेंस, पहला क्या आएगा टाइप ऑफ फूड, सेकंड थिंग यूर ईटिंग हैबिट्स में चेविंग एंड देन swallowing, सो ये सीक्वेंस याद रखना है, ओके। इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, 61 क्वेश्चन थे, मुझे तो डिलीट करने पड़े थे, 30 क्वेश्चन और थे, उनको डिलीट किया मैंने, तब जाके 61 हुए थे। हाँ तो हाँ बताओ अब आप, हाँ जी मैं यही हूँ, बताओ आराम से क्या कह रहे हो, साइलेंट हो जाओ, बात नहीं करनी है, बात सिर्फ मैं करूंगा। हाँ क्या बोल रहे हो, वापस लाओ पेपर, वापस देना भाई, पेपर वापस देना, इंसाफ पेपर देना। 20 नंबर क्या कह रहा है, सो साइलेंट, 20 नंबर में लिखा है which factor indicate the tracheostomy placement would be preferable to endotracheal intubation, आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रेकियोस्टोमी एंड एंडोट्रेकियल, आप किसको प्रीफर कर रहे हैं, ट्रेकियोस्टोमी को, तो ऐसा इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप ट्रेकियोस्टोमी सेलेक्ट कर रहे हैं, समझ गए। अब ऑप्शंस, द पेशेंट इज अनेबल टू क्लियर सीक्रेशंस, पेशेंट सीक्रेशंस बाहर नहीं निकाल, कप नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसके लिए हम ट्रेकियोस्टोमी करेंगे या एंडोट्रेकियल से काम चला सकते हैं, तो क्या आपको पता है कितने दिन तक ये प्रोसेस रहेगा, लाइक पेशेंट को हो गया निमोनिया और निमोनिया वाला पेशेंट सीक्रेशंस बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो निमोनिया लाइफ टाइम रहेगा या 2-4 दिन रहेगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म मेडिटेशन चाहिए तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, हमें ट्रेकियोस्टोमी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द पेशेंट इज एट हाई रिस्क फॉर एस्पिरेशन के लिए ना तो ईटी ट्यूब डालेंगे ना टीटी ट्यूब डालेंगे, हम क्या करेंगे साइड लाइन पोजीशन देंगे। एंड लॉन्ग टर्म एयरवे इज प्रोबब्ली नेसेसरी, आपको एक लॉन्ग टर्म एयरवे चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल चाहिए, और एन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए, सो इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है विच वन इज द बेस्ट प्रेफरेंस। सो बिल्कुल अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो पहले वो हम कंफर्म करेंगे कि भाई अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है या पार्शियल है, क्या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को हम यहाँ पे हेमरेज फेलियर लेके आउट कर पढ़ाया था, अभी तो कल ही पढ़ाया था परसों, और साइलेंट हो जाओ, साइलेंट, क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पहले चोकिंग होगा, सो चोकिंग को रिमूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हेमरेज फेलियर करेंगे, बैक ब्लो करेंगे, उससे आउट हो जाएगा, अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम अगले स्टेज में जाएंगे, सो फर्स्ट चॉइस ट्रेकियोस्टोमी नहीं होगा, समझ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन मतलब पहली चॉइस क्या है वहां पे, अगर इमरजेंसी में आया और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको 6 महीने वेंटिलेट करना है, तो क्या आप ईटी ट्यूब डाल के उस पर ट्रायल करेंगे, पहली चॉइस क्या है ट्रेकियोस्टोमी, क्लियर। हाँ बताओ अब नंबर क्यों कम आते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है? एक फैक्टर आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है सर, तो पहले हमने बोला था 2 थिंग्स पे आपको वर्क करना है, पहला तो आपके जो नंबर है वो हर वीक क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, और दूसरा हर वीक नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए, नेगेटिव गलत करने वाले क्वेश्चंस का नंबर धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाना चाहिए, सो वन इज परफेक्ट पॉजिटिव, वन इज परफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव मार्किंग होने का जो रीजन होता है, तो 2 टाइप का माइंडसेट होता है, एक आप जो आज पेपर याद दिया और एक पेपर जो कल वहां होगा सीआरई में, जब आप दोनों पेपर को कंपेयर करेंगे तो जब आप सीआरई में बैठोगे तब आपका गोल या टारगेट अलग है, वहां पे आपका गोल या टारगेट क्या है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आपको पता है कि ये एग्जाम पास करने से मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा और 70,000 मेरे हाथ में होंगे परसों से, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आप अलग माइंडसेट लेके आते हो, आपके माइंड में ये नहीं होता है कि मैं ये एग्जाम देने से नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा या बनूंगी, सो पहला चीज यही चेंज करना है आपको कि आप अपना माइंडसेट यही लेके आओ कि ये एग्जाम ही मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो यही स्टेप है,
समझ रहे? तो सबसे पहला अपना माइंड सेट चेंज करना है, ये पेपर को भी उसी सीरियसनेस के साथ देना है जिस सीरियसनेस को आप एग्जाम में फॉलो करते हो। और जब आप उस सीरियसनेस के साथ जाओगे तो ऑटोमेटिकली नंबर भी अच्छे आएंगे और आपके नेगेटिव मार्क भी क्या होंगे, कम हो। तो थोड़ा इसको भी सीरियस लेना है कि हाँ ये पेपर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे आप करोगे वही चीज आप वहां जाके भी करने वाले हो। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम सीखते हैं वही इंप्लीमेंट करते हैं बाद में। तो जितनी गलतियां यहाँ करोगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनलिटी में आई जाएगी और आप यही गलतियां वहां भी करोगे। तो उन गलतियों को कम करने के लिए सीरियसनेस लेनी पड़ेगी पेपर में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा। तो ये अगले पेपर से क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट माइंड सेट के साथ में आके डिफरेंटली सोच के पेपर देना है, तो गलतियां ऑटोमेटिक कम होगी, नंबर भी अच्छा आएंगे। और कुछ? बस बाकी सब ठीक है सर, नंबर नहीं आते बाकी सब ठीक है? डाउट भी कुछ नहीं होता है, पढ़ते भी हम बहुत सारा है, बस आंसर नहीं आते हैं। सो आई थिंक इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन छोड़ दे तो चलो वो डायरेक्टली नहीं थे, बाकी तो सारा जो मैंने लिखवाया पढ़ाया वैसे ही थे, है नहीं थे? बेसिकली इसमें क्वेश्चन डालने से पहले मैं उस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ता हूँ, इसमें क्वेश्चन डालने से पहले 4 बार मैं पढ़ता हूँ उसको, कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने इनको नहीं पढ़ाया और इसमें डाल दूं। फिर इसमें क्वेश्चन डालता हूँ और 4 बार पढ़ने से मुझे 4 आइडिया आते हैं कि इस क्वेश्चन में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ जो सेम ना लगे इनको। लाइक इसकी जो भी लैंग्वेजेस होती है वो सारी मैं चेंज कर देता हूँ। रात को यही करता हूँ मैं बैठ के जब पेपर बनाता हूँ तब, इसलिए वो थोड़ा सा आपको अलग दिखता है कि इसमें कुछ अलग, जैसे वो जो बोल रहे थे कि अलग ही सोच रहे थे हम तो, कि वहां पे ये लिखा था कि अप्लाई द प्रेशर ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ द कैथेटर, बट मैंने उसको चेंज कर दिया, अप्लाई द प्रेशर आफ्टर इंसर्शन ऑफ द कैथेटर, और आपका पूरा सोच ही चेंज हो गया वहां पे। तो उन सारी चीजों को आपको कंपेयर करना है और थ्योरी को इंप्लीमेंट करना है, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और बताओ? और कुछ नहीं है? अरे आप तो एक तो क्या हेजिटेशन और डर बहुत लगता है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोचेगी है। दो ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सर। तो देखो जब हम पेपर में होते हैं तो जो भी पेपर, जैसे इस पेपर की बात करें तो यहाँ पे तो क्या मेरे पास लिमिटेड टॉपिक, फिर भी आप देखोगे तो इसमें इजी वाले क्वेश्चन भी थे, मीडियम वाले भी थे और टफ वाले भी, नहीं ज्यादा नहीं थे, टफ वाले 2-4 क्वेश्चन थे, बाकी सारे इजी और मीडियम लेवल के थे। सो जैसा पेपर यहाँ हम एग्जाम में भी बात करेंगे तो वहां पे भी इसी लेवल से पेपर बनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े मीडियम लेवल पे होंगे और कुछ थोड़े टफ लेवल पे आएंगे। अब आप जब पेपर सोल्व करोगे तो क्या करना है वहाँ पे। सो आप लोगों का पेपर है नहीं कल, है कल? जिनका भी है चलो कोई नहीं, तो करना क्या है, कुछ मेथड से जो मैं बात करता हूँ आपके साथ। पहला मेथड जो भी मेथड से वो सारे प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने के बाद ही प्रूव किया है, एक्चुअली लिखते हैं ना हैंड्स प्रूव, वो करने के बाद प्रूव है सारे। सो पहला मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मेथड। पता नहीं ये नाम भी मैंने दिया, पता नहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरा अपना ही रिसर्च है। लाइक जब भी मैं पेपर के लिए जाता था एग्जाम में, लाइक मैंने कल बताया था कि मैंने एक पेपर में 181 एमसीक्यू किए और एक पेपर में 186 एमसीक्यू किए थे। तो जब भी पेपर देने जाता था क्या करना है, आपके कोई भी फेवरेट नंबर हो सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेवरेट नंबर रखते हैं कि मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, बट अभी वो फेवरेट नंबर वाला गेम तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि अब तो अलग अलग सेक्स आएंगे। तो आपके पास कितने एमसीक्यू है, 18 एमसीक्यू, 20 है, हाँ 20 एमसीक्यू। तो अब 1 to 20 है हमारे पास, तो यहाँ पे ये मेथड और ज्यादा इजी हो गया। बट इसमें क्या करना है कि 1 to 20 एमसीक्यू में आप एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ें और अपने आप से पूछे कि मुझे इसका आंसर आता है, नहीं आता है, दो ही हो सकते हैं, कंफ्यूजन वाला नहीं रखना है, वो तीसरा हटा दो। पहले पहले पूछो अपने आप से कि इसका आंसर मुझे आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन पढ़ते ही इमीडिएटली आता है ए लगा दो, आगे चले जाओ, नहीं आता है छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 सेम, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ऐसे आप 20 एमसीक्यू पे आ जाओ। जब ये आप करोगे ना, तो जब मैं 200 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नियर बाई जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैं करता था ऐसे सारे क्वेश्चन को 1 to लेके 200 तक रीड करता था। जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है ना पूरा, तो उसके अंदर कम से कम 100 to 120 एमसीक्यू ऐसे होते थे जिसको बिना सोचे कर दिया, सिर्फ ये सोच के कि आता है या नहीं आता, आता नहीं आता। और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये आप लिख के ले लो 100% राइट होंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। तो आपने ऐसे किया 20 है अभी तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल कि 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो 10 तो राइट ही है, उन 10 को ना तो वापस रिपीट पढ़ना है ना ही उनके बारे में सोचना है। हम क्या गलती करते हैं एग्जाम में, जैसे अभी बहुत कम सोचने का टाइम मिलेगा वैसे, लेकिन जब पहले से टाइम मिलता था तो हम क्या करते थे कि क्वेश्चन हो गया उसके बाद सोचते थे यार एक बार वापस पढ़ाना, फिर नहीं यार इसका तो ये लग रहा है मुझे, ऐसा करके हम जो 150 एमसीक्यू या 100 या 120 जो भी आपने किए उनमें से 20-30 क्वेश्चन के आंसर हम चेंज कर देते वापस पढ़ के, जो पहली बार किया उसको क्या करेंगे चेंज करें। जब आप 30 एमसीक्यू के आंसर चेंज करोगे तो उसमें से 20 एमसीक्यू क्या होंगे गलत, लेकिन जो पहले लगाए थे वो 20 सही थे। और ये रियलाइजेशन कब होता है, जब आप एग्जाम सेंटर के जस्ट बाहर कदम रखते हैं आपको पता चला ओ शिट, उसका तो मैंने पहले सही लगाया था पर बाद में मैंने बी कर दिया था, मेरा गलत हो गया। वो कब पता चला, जैसे ही कदम ऐसे बाहर आया ना तुरंत आपको सब पता चल जाता है ये गलती मैंने वहां कर दी थी, होता है। या फिर उसका आंसर ये मैं कब से सोच रही थी, बाहर आते ही मुझे याद आ गया, अंदर नहीं आ रहा था। सो पहली चीज ये। दूसरा, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको जितने भी एमसीक्यू जो सारे आपके माइंड में पढ़ लिया आपने, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बना सकता है। लाइक 20 में तो थोड़ा कम चांसेस है, बट जब हम 200 पे जाते हैं ना तो एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इस पेपर में भी आप देखोगे आज के क्वेश्चंस को, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले आया था उसका आंसर आपको नहीं आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 20 पे गए तो आपने देखा ये 20 वाले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसका आंसर उस 8 वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपको जो पहले आंसर नहीं आ रहा था वो भी याद आ जाएगा और आप उसका आंसर करेक्टली दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें उस टाइम सोच सोचा कि कुछ पता नहीं क्या करके कुछ भर दिया, तो फिर वो क्वेश्चन को ढूंढना आपके लिए वो ग्रीन में चला जाएगा और ग्रीन में जाने के बाद पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन था, आधे घंटे तक ढूंढते रहोगे वो क्वेश्चन सारे क्लिक। तो इससे बेटर उसको वही खाली छोड़ दो, खाली छोड़ने वो बाद में वापस आएगा तो उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इसका दूसरा बेनिफिट होता है साइक्लिक मेथड में कि एक क्वेश्चन को नहीं आ रहा है वो किसी दूसरे क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है, जैसे इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। उसके साथ में जो नेक्स्ट होता है कि जब हम किसी भी एमसीक्यू को सोल्व करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस। जब हम इस पे आने से पहले एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस कर लिए
जो भी आपको आते थे वो क्वेश्चन आपने कर लिया और आपने बोल दिया कि अब मुझे नहीं आ रहा। जैसे नॉर्मल जो हमारा जनरल और फाइटिंग के लिए कितना परसेंटेज होता है जनरल के लिए 50% और ओबीसी के लिए 45 एंड 40 ऐसा कुछ होता है। मतलब ये मिनिमम मार्क्स आपको लाने क्वालिफाई करने के लिए, नॉट फॉर सिलेक्शन, जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। तो अपने आप से ये कंफर्म कर लो कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए 100 में से उनमें से मेरे कितने क्वेश्चन जो है मैंने किए और कितने राइट लग रहे हैं मुझे। फॉर एग्जांपल मैं एक पेपर देने गया था पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का, और उस एग्जाम के अंदर मैं गया 200 क्वेश्चन का पेपर था सेम वही, और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था। सो हम दोनों वापस आ रहे थे रिटर्न जब ट्रेन में, तो उसने पूछा कितने क्वेश्चन किए तूने, उसने बोला मैंने 96 किए। मैं क्यों, कितने क्वेश्चन थे, 200 किए कितने, 96। वो था पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण किसमें आते हैं, अनरिजर्व जनरल में। सो जब जनरल में आता है 50% मिनिमम चाहिए, कम से कम 100 क्वेश्चन तो करके आता है, तो क्वालिफिकेशन में तो रहता तू। जब आपको क्वेश्चन 96 ही आ रहे हैं तो वहां कुछ नहीं सोचना है, वहां पे ए बी सी डी ए पर दो सब पर दो जो करना है, क्योंकि सिलेक्शन वैसे भी 96 पे होने वाला। समझ लो मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं। इफ यू आर बिलो द क्वालिफाइंग मार्क, अगर क्वालिफिकेशन से भी बिलो है तो फिर उस पेपर में आप सिलेक्शन के चांसेस बहुत आपको समझ में आ गया कि नहीं होगा, तो फिर सारे क्या मार दो उसमें, कुछ तो मार ही दो। नहीं तो वैसे भी आउट तो हो ही रहे, बट आपको लग रहा है कि मैंने 70 कर दिए, 50 60 कर दिए और मेरे नंबर अच्छे आ रहे, तो वहां पे कभी भी ऐसे तुक्के नहीं मारने, क्योंकि वो चांस बढ़ाएगा आपका। तो उसमें हमें क्या करना है कि जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आंसर नहीं आता, लेकिन हम वहां पे क्या करेंगे, एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। तो जब आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आए तो फिर इस मेथड में जाना है। डायरेक्ट का मतलब आपको क्वेश्चन पूछा और आंसर कौन सा होगा, दैट इज डायरेक्ट आंसर, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो फिर हमें जाना है इस मेथड पर। इसका हमें सोचना है कि कौन सा आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन में क्या सोचना है कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमें होगा वो नहीं पता, कोई बात नहीं, पर कौन सा नहीं होगा वो तो हम सोच सकते हैं, चार में से एक दो तो निकाल सकते हैं। सो अगर मैं पूछूं कि ये चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन में आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चार ऑप्शंस में कितनी प्रोबेबिलिटी राइट है एवरी ऑप्शन के साथ में, 25%, इसके साथ भी 25, 25 एंड 25। आपने एलिमिनेट करके एक ऑप्शन यहां से हटा दिया, लाइक आपने हटा दिया कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता है, नाउ कितने बचे, तीन। अभी राइट होने की प्रोबेबिलिटी 33, 33, 33, एक और हटा दिया कैसे भी करके, तो ये हटा दिया सी। अभी राइट होने की प्रोबेबिलिटी 50, 50। सो आप देखोगे जैसे जैसे आप आंसर्स को एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, आपके राइट होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पहला ये कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि हम कभी कभी यहाँ आके फंस जाते हैं, अब यहाँ तक तो आ गया सर, अब दो में फंस गया, अब क्या करें, ये होगा कि ये होगा। सो जब ऐसा ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चन में यहाँ पे अटक जाओगे, 100 में से 100 क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर अपने आप को छोड़ ही दो, क्योंकि आप कंफ्यूजन स्टेट में हो, आपका जीसीएस में 5 नंबर आ रहा है तो 6 पे लेके आओ पहले, फिर बाद में करेंगे। बट कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें नहीं आ रहा है, जैसे 5 6 10 क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, तो उनमें से 10 क्वेश्चन में से मान लो कि 5 तो किसी को नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबके लिए होते हैं और वो किसी आउट ऑफ 100% किसी के नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन किसी को नहीं आने। बच्चे 5 क्वेश्चन जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जैसे हम इस पेपर में अभी कुछ कर रहे थे, तो आप अब इसमें क्या करो, क्वेश्चंस के दोनों ऑप्शंस को पढ़ो, ट्राई टू फाइंड आउट द इररिलेवेंट थिंग, कि इस क्वेश्चन के साथ में ऐसा क्या है जो रिलेवेंट नहीं है इसमें। जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ इसमें, जो हमने भी किए थे, बड़ा क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लिखा था, हमने बात किया था, a nurse knows that which of the following is most important item at the bedside of a patient with an endotracheal tube at all times। हमेशा ये क्वेश्चन नंबर 35 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि 4x4 गोल्स स्टाइल गोल्स, a portable chest x-ray machine, a soft bristol toothbrush और D an amoeba। फॉर एग्जांपल आपने दो ऑप्शन हटा दिए और दो ऑप्शन बचे, जैसे में ऑप्शन सी और डी, ए और बी को आपने हटा दिया, ऑप्शन क्या बच गया, सी एंड डी। और सी एंड डी में क्या लिखा कि सॉफ्ट टूथब्रश, डिजिटल टूथब्रश, एंड डी में लिखा है एन एमोवेक। अब इन दोनों में आप फंस गए कि कौन सा राइट होगा, तो अपने आप से जस्ट थिंक करो कि दोनों में से कौन सा रिलेवेंट लगा और कौन सा इररिलेवेंट लगा। सो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सॉफ्ट टूथब्रश, डिजिटल सॉफ्ट टूथब्रश, क्या करना है उससे, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ओरल केयर। टूथब्रश का पर्पस क्या है, ओरल केयर के लिए करना है। और अब इसको इंप्लीमेंट करो क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन ओरल केयर से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम रिक्वायर्ड बेड साइड पेशेंट विद एटी ट्यूब, जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है, उसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है। तो क्या टूथब्रश और एमोबेक को आप प्रायोरिटी दोगे, तो क्या पहली प्रायोरिटी में टूथब्रश आएगा या एमोबेक आएगा। सो कुछ रिलेवेंट और इररिलेवेंट थिंक करें उन दोनों ऑप्शन में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा जिससे आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे और अपना आंसर्स वहां पे दे पाएंगे। बट 10 में से 10 का नहीं आएगा, 5 तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, कुछ तो आंसर्स आप निकाल लोगे, और ऐसे करके आप लगभग उस रेंज में आ जाओगे जहां पे सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, और अपने आप को कम्युनिकेशन वोकल जो आप करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, जितना ज्यादा आप पूछेंगे, उतना ज्यादा बढ़ेगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगा, और उससे एग्जाम में वो चीज आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो कंटिन्यू तो हम कल करें, कल तो छुट्टी है आपका, डे आफ्टर टुमारो 27 को 3 o'clock सेम क्लास होगी।